अस्सलाम वालेकुम। शहर वहशत एपिसोड 6। नेमत अली खैरुद्दीन खैरी की मैयत में जिंदगी की दिलचस्पियों से गुजर रहा था और तरह तरह लुत्फ हासिल कर रहा था। कोई मंजिल कोई रास्ता नहीं था, बस जिधर दिल चाहता चल पड़ते। और उस दिन भी ऐसा ही हुआ। एक ऐसे अजीबोगरीब इलाके से गुजर रहे थे जिसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि आसपास कोई आबादी भी है, लेकिन एक इमारत नुमाया नजर आ रही थी जो बेशक इस वीरान से इलाके में अकेली थी, लेकिन ये नहीं लगता कि वो इंसानी तवज्जो से महरूम है। और उस वक्त भी एक बहुत ही आला दर्जे की कीमती कार उस इमारत की जानिब बढ़ रही थी। गैर मुल्की कार थी जो लेफ्ट हैंड ड्राइव थी और उसकी छत खुली हुई। उस कार को एक खूबसूरत नौजवान ड्राइव कर रहा था। एक बहुत ही हसीन सी लड़की उसके बराबर में बैठी हुई थी। देखो, यकीनी तौर पर किसी दिलचस्प कहानी का आगाज हो रहा है। हो सकता है ये इस इमारत का माजी हो। आओ जरा इस कहानी को देखें। रास्ते तय करती हुई आखिरकार पत्थरों की बनी हुई इस इमारत के करीब पहुंच गई, जिसके तर्ज तामीर से यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि शायद वो कोई 100 साल पुरानी है, लेकिन इसके बावजूद इंतहाई मजबूत और खूबसूरत थी। और यकीनी तौर पर मुकामी आबादी, रहन सहन और वाकयात का अंदाजा लगाने से यह पता चल सकता था कि किसी सरमायादार नवाब, राजा या रईस ने इसे तफरीगा के तौर पर तैयार कराया होगा। लेकिन अब वो इमारत बेइतनाई का शिकार थी। शायद इस पर पूरी तवज्जो नहीं दी जाती थी। भूरी रंग की दीवारों में जा बजा दरारें पड़ी हुई थीं और उसके इर्द गिर्द ऊंची ऊंची घास और झाड़ झनकार उगे हुए थे। हाँ, ये अंदाजा बेशक लगाया जा सकता था कि किसी जमाने में इमारत के गिर्द बिखरी हुई घास और खुशनुमा दरख्त मुटियाले रंग के हो गए थे, लेकिन अपनी कुदरती शादाबी को नहीं खो पाए थे। एक खूबसूरत बाग की हैसियत रखते होंगे, लेकिन इंसानी गफलत से वहां के सरसब्जो शादाब माहौल में एक वीरानी का एहसास होता था। और ये वीरानी इतनी अजीब लगती थी कि इंसानी जहन खौफ का शिकार हो जाए। इसके बाएं जानिब बुलंद कामत और घने दरख्त इस्तादा थे, जिनमें यूकलिप्टस, अमलतास और आम के दरख्तों की बहुतात थी। दाएं जानिब कोने में नीम शगुफ्ता जगह अंगूर की बेलें बिखरी हुई थीं, लेकिन उन बेलों को पीले रंग की खूंखार बेलों ने सांप की तरह जकड़ रखा था। माहौल में एक अजीब सी वहशतनाक कैफियत थी। लेकिन नौजवान ने यहाँ आने के बाद कार का इंजन बंद कर दिया, और जो हल्की हल्की आवाज कार के उस इंजन से बुलंद हो रही थी माहौल के गहरे सन्नाटे में डूब गई। लड़की ने खौफजदा निगाहों से अतराफ में देखा और फिर नौजवान के चेहरे की जानिब देखने लगी, जो बेशक खुश शक्ल और सेहतमंद था, लेकिन उसके चेहरे की बनावट में ऐसी करख्तगी पाई जाती थी जिससे उसकी शख्सियत का अंदाजा होता। यानी वो एक ऐसा रईसजादा था जिसके अंदाज में औबाश और जिसके हसीन और सेहतमंद चेहरे के नीचे एक ऐसी कैफियत छाई हुई थी जो उसे आम लोगों से मुख्तलिफ जाहिर करती। जो लड़की उसके साथ थी उसकी उम्र 18 से 19 साल के करीब थी, दुबली पतली कामनी सी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में खौफ की हल्की सी झलकियां पाई जाती थीं। अंदाज से पता चलता कि वो कम से कम उस नौजवान के पाई की लड़की नहीं, बल्कि किसी ऐसे घराने से ताल्लुक रखती है जो अपनी जगह छोड़कर बुलंदी की जानिब छलांग लगाने की फिक्र में सरगर्दा रहता है। उस माहौल में छाई हुई वो खामोशी चंद लम्हों तक सवार रही। फिर लड़की की मध्यम भारी और गहरी आवाज उभरी, यहाँ कितनी खामोशी है, लेकिन ये कौन सी जगह है फरहान? उसने सवाल किया। ये मेरी आबाई हवेली है, अब तो इसका कोई नाम नहीं रहा, लेकिन किसी जमाने में ये सफेद महल कहलाती थी, लड़के ने जवाब दिया। वाकई महल ही मालूम होता है, लेकिन ये जगह? हाँ, मैंने बताया ना तुम्हें, ये हमारी आबाई हवेली है। वक्त ने इसकी कौन साली में इजाफा किया है, लेकिन इसका वकार, इसकी खामोशी और इसका पुरगुरूर अंदाज हमारे खानदान की कैफियत का इजहार करता है। शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा न हो कि इस हवेली से बहुत सी दास्तानें वाबस्ता हैं। आओ नीचे उतरो, फरहान ने कहा, और लड़की के चेहरे पर घबराहट के आसार नजर आने लगे। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? ये जगह तो बायसे खौफ हो सकती है। अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो क्या खौफ नाम की कोई चीज यहाँ मौजूद हो सकती है? नौजवान ने पुरगुरूर लहजे में कहा और लड़की को नीचे उतरने का इशारा किया। लेकिन फरहान, पता नहीं, मुझे यहाँ डर लग रहा है। अजीब हो तुम। मुझसे कहा था कि किसी ऐसी जगह चलें जहां हम दोनों के सिवा कोई ना हो। तुम जानती हो मोहब्बत भरी अल्फाज मेरे लिए किस कदर कीमती हैं, और क्या मैंने किसी गलत जगह का इंतखाब किया है? लड़की फीकी सी हंसी के साथ नीचे उतर आई। वो अपनी चाल ढाल से बहुत पुरकशिश मालूम हो रही थी। उसने इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाई और कहने लगी, शायद यहाँ इमारत का चौकीदार भी नहीं है। नौजवान, जिसका नाम फरहान था, हंसने लगा, फिर बोला, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे इल्म में आएंगी, जैसे मैं। लड़की ने एक निगाह फरहान को देखा और बोली, नहीं नहीं, तुम्हें तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन मुझे अजीब लग रहा है यहाँ। आखिर क्या ऐसी बात है जिस पर तुम मुसलसल गुफ्तगू किए जा रही हो?
کیا تم یہ محسوس نہیں کر رہے کہ یہاں درخت پودے تو بے شمار ہیں لیکن کوئی جاندار نظر نہیں آ رہا؟ نہ پرندے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اور نہ ہی حشرات الارض کی آوازیں، جبکہ ایسی جگہوں پر جہاں انسانی زندگی کا کوئی گزر نہیں ہوتا حشرات الارض اور پرندے بڑی خوشی سے رہتے ہیں۔ نوجوان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، خوب اندازہ لگایا تم نے، اس میں کوئی شک نہیں کہ تم بہت ذہین ہو۔ واقعی میں نے پہلے کبھی اس پر غور نہیں کیا، لیکن آج یہ احساس ہو رہا ہے کہ کچھ ہے۔ کیا؟ لڑکی کی آواز میں خوف شامل تھا۔ نوجوان پھر ہنس پڑا اور بولا، کچھ نہیں، بس یوں ہی منہ سے یہ بات نکل گئی۔ آؤ اندر چلتے ہیں، یہ میری ملکیت ہے اور میں تمہیں اپنی ملکیت دکھانے لایا ہوں، آؤ پلیز، اس نے کہا، لیکن لڑکی اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ اس کے چہرے پر تشویش کے آثار نمودار ہو گئے۔ شام ہو گئی اور سائے پھیلتے جا رہے تھے۔ سورج غروب ہونے میں بس چند ہی لمحات باقی تھے۔ گھنے درختوں کی وجہ سے عمارت کے اندر تاریکی نظر آ رہی تھی۔ فرحان نے لڑکی کی جانب دیکھا اور پھر کسی قدر بے چین سے انداز میں بولا، کیا سوچ رہی ہو شرمیلا؟ کیا سوچنے لگی؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے فرحان، تم میرے بہت اچھے دوست ہو، لیکن یہاں اس ویران حویلی میں جہاں کوئی بھی نہیں ہے، نہ جانے کیوں مجھے بھی کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے فرحان جیسے اس وقت تمہارے انداز میں کوئی تبدیلی رونما ہو گئی ہے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو شرمیلا؟ کیا یہاں آنے کے بعد تمہارا مجھ پر سے اعتبار ہٹ گیا ہے؟ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے، لیکن ہاں آگے کہو، فرحان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہاری آنکھیں کچھ عجیب سی ہو رہی ہیں فرحان، ان میں محبت کی مٹھاس اور نرمی نہیں رہی، نہ جانے کیوں۔ فرحان پلیز چلو یہاں سے واپس چلتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا، تمہاری فرمائش پر میں تمہیں اس جگہ لایا ہوں۔ تم یقین کرو میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ کمال ہے شرمیلا، تم اس سے پہلے تو کبھی اتنی سنجیدہ نہیں ہوئی تھی۔ آؤ میرے اس محل کو اندر سے دیکھو، اس قدر حسین اور اس قدر پرسکون کوئی بھی میرے اور تمہارے درمیان مداخلت کرنے والا نہیں ہے۔ تم آؤ تو صحیح میرے ساتھ، جب تم کہو گی یہاں سے واپس چلیں گے۔ کیا جلدی ہے یہاں سے جانے کی؟ دیکھو فرحان، میں نے تم پر اعتماد کیا ہے، میرے اعتماد کو مجروح نہ کرنا، ورنہ اس کے بعد میں زندگی بھر تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ اس سے پہلے کبھی تمہارے اعتماد کو مجروح کیا ہے؟ اور اس وقت فرحان کے لہجے میں تحقمانہ انداز پیدا ہو گیا اور وہ چند قدم آگے بڑھ گیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب شرمیلا کو اس کے پیچھے چلنا ہی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا، پھر اس نے اپنی جیب سے اس موٹے سے بڑے سے تالے کی چابی نکالی جو گھاس کے اس میدان سے گزرنے کے بعد اصل عمارت کے دروازے پر پڑا ہوا تھا۔ شرمیلا کے انداز میں خوف پیدا ہو گیا۔ اس نے تو رواداری میں ایسی کسی جگہ کے بارے میں اظہار کر دیا تھا جہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہ ہو، لیکن فرحان کی جیب میں اس عمارت کی چابی بھی موجود ہے، یہ ذرا تعجب خیز بات تھی۔ اس نے بڑے سے تالے کے سوراخ میں چابی ڈالی اور اسے گھمانے لگا۔ تھوڑی سی دقت ہوئی چونکہ تالا بہت عرصے بند تھا، لیکن اس لمحے عقب میں پتوں کے چرچرانے کی آواز سنائی دی اور ہوا کے جھونکوں کی سرسراہٹ کے ساتھ ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اور شخص بھی وہاں موجود ہے۔ دونوں کی گردنیں ایک ساتھ ہی پیچھے گھوم گئی تھیں اور ان کا اندازہ غلط نہیں تھا، وہ شخص بھی اس ویرانے کا ایک حصہ معلوم ہوتا تھا۔ عمر رسیدہ اور عجیب سی ہیبت کا مالک، وہ آہستہ آہستہ جھاڑ جھنکار سے بھری ہوئی اس روش پر چلتا ہوا ان کی جانب آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گھنی داڑھی بکھری ہوئی تھی، بال بھی بے ترتیب تھے اور کھچڑی نظر آ رہے تھے، لیکن جسم خاصا مضبوط محسوس ہوتا۔ وہ بڑے پورے اعتماد انداز میں آگے بڑھتا ہوا ان کے قریب پہنچ گیا، لیکن فرحان کے انداز سے یہ نہیں محسوس ہوتا تھا کہ وہ شخص اس کے لیے اجنبی ہے۔ فرحان نے تالا کھول کر ایک جانب لٹکا دیا اور پھر آنے والے کی طرف دیکھ کر بولا، کیا بات ہے نعمت خان؟ کچھ نہیں مالک، آپ کی گاڑی دیکھی تو یہ معلوم کرنے کے لیے آ گیا کہ مجھ سے کوئی کام تو نہیں ہے۔ مالک آپ کتنی دیر یہاں رکیں گے؟ کیوں خیریت؟ کیا مجھے اس بات کا جواب دینے کی ضرورت ہے؟ نہیں مالک، آپ کا غلام آپ سے صرف اس لیے سوال کر رہا ہے کہ اگر آپ زیادہ دیر یہاں رکیں تو جو کچھ آپ کی ضرورت ہو وہ پوری کرنے کی کوشش کروں۔ آپ کچھ کھائیں پیئیں گے؟ او ہاں نعمان، میرا خیال ہے تمہیں ہمارے لیے انتظام کرنا چاہیے۔ لو یہ پیسے رکھ لو۔ فرحان نے جیب سے رقم نکال کر نعمان خان کے ہاتھ پر رکھ دی اور پھر مسکراتا ہوا بولا، لیکن صرف کھانے کا انتظام کرنا ہے، تم سمجھ رہے ہو نا؟ جی سرکار۔ معمر آدمی مسکرایا، پھر بولا، لیکن سرکار یہ پیسے تو رہنے دیں، رکھ لو رکھ لو۔ فرحان نے روبدار لہجے میں کہا اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مالک کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ فرحان نے پوچھا۔ تنہائی میں نعمان نے پھر کہا، اور فرحان نے ایک نگاہ شرمیلا کی جانب دیکھا جس کے چہرے کی پلاہٹ اور بدن کی سرزشیں اس بات کا احساس دلا رہی تھی کہ وہ یہاں آ کر بہت خوفزدہ ہے۔ فرحان نعمان کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ نعمان اسے زیادہ دور نہیں لے گیا۔ تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد اس نے کہا، مالک آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ارے بابا کہو، تم نے تو بلا وجہ سسپینس پیدا کر دیا۔ مالک میں آپ کا نمک خوار ہوں، آپ کی زندگی چاہتا ہوں مالک۔ آپ کو یہاں اس طرح نہیں آنا چاہیے تھا، میں آپ کی زندگی چاہتا ہوں مالک۔
آپ کو اس لڑکی کو یہاں نہیں لانا چاہیے تھا. بڑی بات کر رہا ہوں لیکن بس آپ کی محبت میں کہہ رہا ہوں. کیا بکواس کر رہے ہو نعمان خان؟ آپ کو یہ پتا ہوگا کہ بڑے مالک کا یہی حکم تھا اور اس کی وجہ وہ حادثہ تھا جسے ہم کبھی بھول نہیں سکیں گے. مالک ہمارے دل میں خوف اترتا ہے. آپ کو پتا ہے بڑے مالک کا یہی حکم تھا. آپ سب کے لیے آپ کے بڑے بھائی کی موت کے بعد یہ کہنے کی بات نہیں کہ وہ بھی اس طرح اس عمارت میں آئے تھے اور یہاں مردہ پائے گئے. تمہارا مطلب یہ ہے کہ یہ عمارت آصف زدہ ہے اور جس طرح فردوس علی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اسی طرح میں بھی یہاں موت کا شکار ہو جاؤں گا. تم یہی کہنا چاہتے ہو نا کہ اس عمارت میں بدروحیں رہتی ہیں اور یہاں ایسی کوئی محفل ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک چھوٹے مالک، میں تو یہاں رہتا ہوں اور مجھے وہ سب کچھ معلوم ہے جس کا تعلق اس عمارت سے ہے. ساری زندگی یہیں گزر گئی چھوٹے مالک، اور عمارت کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا. تم مجھے خوفزدہ کر رہے ہو نعمان خان، یہی بات ہے نا؟ اور اس طرح تم حق کے نمک ادا کر رہے ہو. لیکن بات سنو، میں بھی اسی آدمی کا بیٹا ہوں جس کا تم نمک کھاتے ہو. فرحان سخت لہجے میں بولا. میری بات کو غلط نہ سمجھے چھوٹے مالک. فردوس علی کی موت کے واقعے میں ایک ایسی بات ہے جو میرے اور بڑے مالک کے سوا کوئی نہیں جانتا. پولیس تو اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکی. کیا مطلب؟ کون سی ایسی بات ہے؟ کیا تم نے وہ بات پولیس کو بتائی؟ میری زبان صرف اتنا ہی بول سکتی ہے چھوٹے مالک جتنا بڑے مالک کا حکم ہے. اس کے بعد میری زبان بند ہو جاتی ہے. ضرور کوئی ایسی بات ہے جس کا تعلق بڑے مالک سے ہے. ہاں مالک، ایسی ہی بات ہے. مجھے بتاؤ ایسی کیا بات ہے؟ فرحان نے کسی قدر کرخت لہجے میں کہا، اور بوڑھے نعمان کی نگاہیں شرمیلا کی جانب اٹھ گئیں. پھر اس نے آہستہ سے کہا، جس رات فردوس میاں کی موت ہوئی اس رات بھی ایک لڑکی ہی تھی مالک. اور آپ مالک، میں اپنے منہ سے کیا کہوں؟ اگر آپ میری بات کا یقین کریں تو اس لڑکی کی صورت اور حلیہ اس لڑکی سے ملتا جلتا تھا. میں تمہاری باتوں پر کہہ لگاتا نعمان، لیکن اس وقت اس کا موقع نہیں. لیکن تم نے اس لڑکی کے بارے میں پولیس کو کیوں نہیں بتایا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس لڑکی نے فردوس علی کا خون کیا ہو. نہیں مالک، اس نے ایسا نہیں کیا تھا. وہ تو خود بھی بے ہوش ہو گئی تھی. لیکن وہ اس قتل کی عینی گواہ تو ہوگی. اس نے یقیناً قاتل کو دیکھا ہوگا. اگر ہم پولیس کو اس کے بارے میں اطلاع دے دیتے تو یقینی طور پر پولیس اس سے بہت کچھ معلوم کر سکتی تھی. وہ قاتل کو کم از کم جانتی ہوگی. شاید وہ جانتی تھی لیکن اس کی زبان بند ہو گئی تھی. اس کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ قاتل کوئی جیتا جاگتا انسان نہیں. نعمان خان، سارا موڈ چوپٹ کر دیا تم نے میرا. یہ سب جہالت کی باتیں ہیں. روحیں اس طرح کی مصروفیت نہیں رکھتی. ان کے اپنے دوسرے مشاغل ہوں گے. اور آخر تم یہ فضول باتیں کیوں کر رہے ہو؟ جب میں نے تمہیں نہیں بلایا تو تم یہاں کیوں آ گئے؟ بلا وجہ میرا سارا موڈ خراب کر دیا. سن تو لے مالک، لڑکی نے جو بات بتائی تھی اسے یاد کر کے آج بھی میں خوفزدہ ہو جاتا ہوں. حالانکہ عمر گزار چکا ہوں، اب زندگی رہ ہی کتنی گئی ہے. لیکن مالک، انسان بڑی عجیب چیز ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ لڑکی نے کیا بتایا تھا؟ اب وہ بھی بتا دو منحوس آدمی. فرحان نے غصیلے لہجے میں کہا. اس نے بتایا تھا عمارت کے آتش دان میں جلنے والی آگ سے ایک ننھا سا بچہ نمودار ہوا، زندہ سلامت اور ہنستا کھلکھلاتا ہوا. اسے دیکھ کر وہ سخت خوفزدہ ہو گئی. وہ بے ہوش ہو گئی کیونکہ اسے صرف اتنا یاد رہا کہ وہ بچہ آگ سے نکلا ہے اور یہی بچہ فردوس میاں کی طرف بڑھا تھا. اس سے زیادہ اور کوئی ہولناک بکواس؟ فرحان نے دانت پیس کر کہا. نہیں مالک، یہ بکواس نہیں ہے، بالکل سچ ہے. تو تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا اس بچے نے فردوس کو قتل کر دیا؟ میں تو آج تک ایسی ہی بات سوچتا ہوں، مگر تمہارے ان الفاظ کی روشنی میں میرا نظریہ بھی تبدیل ہو گیا. لڑکی نے خود فردوس علی کو قتل کیا ہوگا یا پھر اس کے کسی ساتھی نے یہ حرکت کی ہوگی اور بعد میں اس نے اپنی جان بچانے کے لیے یہ من گھڑت قصہ سنا دیا. تم نے بڑے مالک کو یہ بات بتائی تھی؟ جی سرکار، وہ رات ہی کو یہاں پہنچ گئے تھے اور اس وقت وہ لڑکی میرے کوارٹر میں موجود تھی. میرے اس انکشاف پر انہوں نے خود اس لڑکی سے بات کی. لیکن جب لڑکی نے آگ سے نکلنے والے بچے کی تفصیل بتائی تو بڑے مالک کا چہرہ بالکل سفید پڑ گیا اور یوں لگا جیسے کسی نے ان کے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا ہو. انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا، نعمان، یہ بات کبھی تمہاری زبان سے نہیں نکلنی چاہیے. جو کچھ تم نے سنا ہے اسے بھول جاؤ. نہ اس لڑکی کے بارے میں تم کسی کو کچھ بتانا اور نہ جو کچھ اس نے بتایا ہے اس کے بارے میں بھی کسی کو کچھ نہیں بتانا. ویسے بھی یہ لڑکی عزت دار گھرانے کی لگتی ہے. قصور فردوس علی کا ہے. اس بچی کی بدنامی اس کی پوری زندگی تباہ کر دے گی. سو اس کے بعد مالک، میں بڑے مالک کے حکم پر اس لڑکی کو شہر چھوڑ آیا. یہ راز آج میں پہلی بار کسی کو بتا رہا ہوں کہ آپ بالکل اسی انداز میں یہاں آئے ہیں جیسے فردوس میں آئے تھے. آج یوں سمجھ لیجئے کہ تاریخ پھر اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. میں ان فضول باتوں پر کوئی یقین نہیں رکھتا نعمان خان، اور اب تم نے میرے دل میں ایک اور نئی بات پیدا کر دی ہے. میں دیکھوں گا کہ یہ جو داستانیں چپے چپے پر بکھری ہوئی ہیں، جسے دیکھو جنوں اور بھوتوں کے چکروں میں رہتا ہے،
रूहों के किस्से सुनाता है। सड़कों पर हजारों दुकानें खुल गई हैं इस कारोबार की। बेवकूफ लोग उन जगहों पर आते हैं और उन लोगों के पेट भरते हैं और वो खूब लौटते हैं उन सबको, भूत जिन्नात उतारने के चक्कर में। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर इन बातों की हकीकत क्या है। आखिरी बार कह रहा हूँ मालिक कि आप वापस चले जाएं। आपको शायद ये पता भी नहीं है कि बरसों से बड़े मालिक ने भी कभी इस हवेली का रुख नहीं किया, इसके अंदर कदम नहीं रखा। वो खुद यहाँ आने से खौफजदा हो गए हैं। बस एक रात उन्हें इत्तेफाक से यहाँ आना पड़ा था, लेकिन आप यकीन करें कि वो हवेली में दाखिल नहीं हुए और उन्होंने मेरे क्वार्टर में ही रात गुजारी। लेकिन मालिक, उस रात हवेली के अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती रही। बड़ी दर्दनाक आवाज थी। मैंने और मालिक दोनों ने अपने कानों से आवाज सुनी और वो आवाज, खुदा गारत करे तुम्हें, क्यों ख्वामखा मेरा जहन खराब कर रही हो। फरहान अब किसी कदर मुतासिर नजर आने लगा। फिर उसने कहा, और तुमने भी वो आवाज सुनी थी? जी सरकार, मैं बता चुका हूँ आपको। ये भी तो हो सकता है कि कोई आसपास से गुजर रहा हो, क्योंकि इस इलाके में खाना बदोश भी डेरा लगा देते हैं। उनमें से किसी का बच्चा रो रहा हो। मालिक, मैं फिर वही कहूंगा कि हमसे ज्यादा आपको इस इलाके के बारे में कुछ नहीं मालूम। ये आवाज अक्सर रातों को सुनाई देती है और भी लोगों ने ये आवाज सुनी है। मैं आपके सामने उनकी गवाही दिलवा दूंगा। अच्छा, अब दफा हो जाओ यहाँ से, समझ रहे हो ना? अगर ये हवेली आसेबज़दा है और यहाँ मेरी जिंदगी खतरे में है तो मैं खुद अपनी जिंदगी की हिफाजत करूंगा। चलो जाओ, खाने का इंतजाम करो, मैं अंदर जा रहा हूँ। नोमान खान का चेहरा लटक गया और फरहान अली आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ शर्मिला के पास पहुंच गया। शर्मिला किसी कदर मशकूक निगाहों से उसे देख रही थी। फिर उसने सहमी हुई आवाज में पूछा, क्या कह रहा था वो? पागल है, ये जाहिल किस्म के लोग ना जाने कैसी कैसी फजूल बातों पर यकीन करते हैं, और दिलचस्प बात यह है कि अपना यकीन दूसरों पर मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं। आओ अंदर चलें। मेरे ख्याल में तुम यहाँ से वापस चलो। अब यहाँ तक आने के बाद मैं तुम्हारे ख्याल से इत्तफाक तो नहीं कर सकता, फरहान ने किसी कदर झुंझलाई हुई आवाज में कहा और इसके बाद दरवाजे की जाने बढ़ गया। शर्मिला बहालत मजबूरी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हो गए, लेकिन अंदर कदम रखते ही सबसे पहला गैर मामूली एहसास उस सर्दी का हुआ जो बाहर नहीं थी। मौसम भी मोतदिल ही था, लेकिन यहाँ यूं लग रहा था जैसे एयर कंडीशनर चलता रहा हो। फरहान शर्मिला के साथ आगे बढ़ता हुआ हॉल कमरे से गुजरकर एक अंदरूनी कमरे में दाखिल हो गया। इमारत बेशक कदीम थी, लेकिन उसके अंदर जो कुछ नजर आ रहा था वो कदीम नहीं था। उसमें खास किस्म की नफासत से काम किया गया था। वुडवर्क से कमरे की दीवारें हसीन बनाई गई थीं। छत बहुत ऊंची थी। एक जानिब बड़ा आतिशदान बना हुआ था जिसमें खुश्क लकड़ियों का ढेर रखा था। कमरे में नीम तारीकी फैली हुई थी। फरहान ने आतिशदान पर रखी हुई शमा रोशन की और फिर लकड़ियों पर तेल डालकर उन्हें भी आग लगा दी। अंदर का माहौल तो बहुत ही सर्द है, यूं लगता है जैसे सर्दियों में बर्फबारी हो रही हो, शर्मिला ने कहा, और फरहान के होंठों पर मध्यम सी मुस्कुराहट फैल गई। मौसम तो सर्द है, लेकिन इस हवेली को खसूसी तौर पर ऐसी जदीद बुनियादों पर बनाया गया है जिसकी वजह से इसका मौसम मोतदल रहे। मगर ये मोतदल मौसम तो नहीं है, अजीब सी सर्दी का एहसास हो रहा है। वैसे हवेली काफी बड़ी है, इसमें बेशुमार कमरे होंगे। हाँ, बहुत से। यहाँ आकर अजीब सा एहसास नहीं हो रहा? शर्मिला सोफे पर बैठती हुई बोली, मसलन यूं लग रहा था जैसे कोई सीने पर सवार हो गया हो। एक अजीब सी सोच, एक अजीब सा बोझ, एक अजीब सी ईंठन दिल में हो रही है। फरहान ने गहरी नजरों से शर्मिला को देखा और फिर फीकी सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर आ गई। उसे खुद भी बिल्कुल ऐसा ही एहसास हो रहा था और ये बात उसके लिए बाइसे हैरत थी। इसमें कोई शक नहीं कि वो एक बेफिक्र और रंगीन मिजाज नौजवान था। उस पर शायराना किस्म की उदासी कभी तारी नहीं हुई, लेकिन आज पहली बार उस पर एक अजीब सी घबराहट मुसल्लत थी। उसे यूं लग रहा था जैसे कोई गैर मामूली बात होने वाली हो, कोई ऐसी बात जिसके बारे में वो नहीं जानता। अचानक उसका ख्याल नोमान की बातों की तरफ चला गया और ना जाने क्यों उसके बदन में सर्द लहरें सी दौड़ गईं। उसने शर्मिला को कोई ना कोई जवाब देना जरूरी समझा। चुनाचे कहने लगा, मेरा ख्याल है पुराने मकान की वजह से हम ऐसा महसूस कर रहे हैं। मैं नहीं मानती फरहान, मुझे यहाँ कुछ और ही लग रहा है। मैंने भी इससे पहले पुराने मकान देखे हैं। मुझे बताओ आखिर वो शख्स क्या कह रहा था? वो देखने में भी मुझे अजीब सा लग रहा था। उसके चेहरे के तासुरात से मुझे यूं लग रहा था जैसे वो तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हो। शर्मिला बोली, हाँ, वो कह रहा था कि ये मकान आसेबज़दा है। फरहान ने जवाब दिया। क्या? शर्मिला की आंखें हैरत से फैल गईं। उसने दहशत भरी निगाहों से दरो दीवार को देखा। खौफ से उसका रंग पीला पड़ गया। फिर उसने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी और खौफजदा अंदाज में बोली, क्या कह रहे हो फरहान? ये हवेली आसेबज़दा है? हाँ शर्मिला, वो शख्स यही बता रहा था।
लेकिन मैं ऐसी बातों को नहीं मानता। क्या तुम आसेब पर यकीन रखती हो? यकीन रखती हो से तुम्हारी क्या मुराद है? भला रूहों से कौन इनकार कर सकता है? ये तो मुझे मालूम है, लेकिन मैं उन रूहों के बारे में बात कर रहा हूँ जो इंसानों को परेशान करती हैं, कब्रिस्तानों और पुराने मकानों में भटकती फिरती हैं और जिनसे अजीबोगरीब बातें मंसूब की जाती हैं। दरअसल रूह का लफ्ज़ एक ख़ास इस्तिलाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी गैर मामूली कुव्वतें ज़रूर हैं जिन्हें इंसान समझ नहीं पाता। हम उसे भूत प्रेत या रूह वगैरह कुछ भी कह सकती हैं, लेकिन मैं इन बातों को तस्लीम नहीं करता। ये सब जाहिलों और तोहम परस्तों की ख्याल आराइयाँ हैं। जदीद साइंस आखिर इस बारे में कोई तफसीली बात क्यों नहीं बताती? फरहान बोला। ये तो जदीद साइंसदानों से ही सवाल किया जा सकता है, मगर प्लीज़ फरहान देखो, अगर मेरी बात मानो तो यहाँ से चलो। क्या फ़ायदा ऐसी जगह पर जहाँ हम ज़हनी तौर पर मुतमईन भी ना हो। यह हवेली बहुत वीराने में बनी हुई है और ना जाने कब से खाली पड़ी है। इसके बारे में बकौल तुम्हारे अजीबोगरीब बातें भी मशहूर हैं। प्लीज़ यहाँ से चलो। मुलाजिम को मना कर दो कि वो खाना वगैरह ना करे, शर्मिला खौफजदा लहजे में बोली। कमाल है शर्मिला, क्या हम इतना फासला तय करके इसलिए आए थे कि यहाँ से फौरन ही वापस चले जाए? तुम्हारा यही तो मकसद था ना कि हम तन्हाई में बैठकर कुछ देर प्यार और मोहब्बत की थोड़ी बातें करें, और फिर तुम्हारा घर जाना मुनासिब नहीं। सारा खेल अपसेट हो जाएगा। तुम अपनी अम्मी से ये कहकर आई हो कि तुम अपनी सहेलियों के साथ फिल्म का आखिरी शो देखने जा रही हो, और आखिरी शो रात को 12 बजे ख़त्म होता है और हम यहाँ से 11 बजे तक रवाना हो जाएंगे और 12 सवा 12 बजे तक घर पहुँच जाएंगे। मगर मैं ये भी तो कह सकती हूँ ना कि फिल्म का प्रोग्राम कैंसिल हो गया था या टिकट नहीं मिला। ज़्यादा से ज़्यादा फालतू वक्त किसी होटल में गुजार सकते हैं, लेकिन इस माहौल से मुझे वहशत हो रही है। प्लीज़। नहीं, असल में वहशत हमें अपने ख्यालात से हो रही है और उन बातों से जो हमने ख्वामखा शुरू कर दी। बस अब ये मौजू ख़त्म, अब इस मौजू पर कोई बात नहीं होगी। तुम बैठो, मैं ज़रा साथ वाले कमरों में भी शमें रोशन कर दूँ। फरहान अपनी जगह से उठ गया। शर्मिला ने एक गहरी सांस ली। ना जाने क्यों उसे यह एहसास हो रहा था कि आज कोई ना कोई खौफनाक बात ज़रूर होकर रहेगी। फरहान अपनी जगह से उठा और कालीन पर बेआवाज़ चलता हुआ साथ वाले कमरे में दाखिल हो गया। यह भी एक कुशादा बेडरूम था। खिड़कियों और दरवाज़ों पर भारी पर्दे पड़े हुए थे। उसके कमरे का एक दरवाज़ा बाहर की तरफ खुलता था। कमरे में कदम रखते ही फरहान ने महसूस किया जैसे कोई बिस्तर पर लेटा हुआ हो और गहरे गहरे सांस ले रहा हो। उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये बात उसकी समझ से बाहर थी कि यहाँ उन लोगों के अलावा और कौन हो सकता है। नुमान खान उस हवेली का निगरान था, लेकिन हवेली के बड़े दरवाजे पर ताला पड़ा हुआ था और यह भी नहीं हो सकता था कि नुमान खान ताले खोलकर किसी को अंदर आने की इजाज़त दे। फिर ताला उसने अपने हाथ ही से खोला, इसलिए किसी और के यहाँ आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। उसने जेब से माचिस निकालकर तीली रोशन की और कमरे में पीली पीली रोशनी फैल गई। तब उसने देखा कि डबल बेड पर एक स्याह रंग की बड़ी सी बिल्ली सो रही है। फरहान के होंठों पर खजालत आमेज मुस्कुराहट फैल गई। उसने खुद से कहा, जब इंसान पर दीवानगी सवार हो जाती है तो ऐसी ही चीजें नजर आती हैं। उसने आगे बढ़कर बिल्ली को भगाने की कोशिश की। बिल्ली जाग गई। उसने अपनी चमकदार आंखें खोलकर उसकी जानिब देखा, फिर मुंह से हल्की सी आवाज निकाली, लेकिन अपनी जगह से हिली नहीं। उसने एक लम्हा के लिए बिल्ली पर गौर किया, फिर उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो दोबारा उससे कुछ कहे। वह शमा रोशन करके वापस उस कमरे में पहुंच गया जहां शर्मिला मौजूद थी। शर्मिला कमरे के ऐन वस्त में खड़ी हुई थी और उसके बदन पर खौफ से थरथरी तारी थी। ये आवाज किसकी थी? उसने पूछा। कैसी आवाज? फरहान ताज्जुब से बोला। यूं लग रहा था जैसे कोई औरत दर्द से कराह रही हो। अभी कुछ देर पहले बिल्ली ने अपने मुंह से म्याऊं म्याऊं की आवाज निकाली थी। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रही, शर्मिला ने खौफजदा लहजे में कहा। तो फिर वो बिल्ली नहीं हो सकती। आखिर क्यों? तुमने देखा नहीं कि हवेली के बाग में एक परिंदा तक नजर नहीं आता, और बिल्ली आखिर यहाँ कैसे आ गई? तुमने कहाँ देखी बिल्ली? बराबर के ख्वाबगाह में बिस्तर पर लेटी है। आओ तुम खुद आकर देख लो, फरहान ने कहा और शर्मिला को साथ लेकर अंदर की जानिब बढ़ गया। फिर कमरे में दाखिल होते हुए बोला, वो देखो। लेकिन दूसरे लम्हे उसके चेहरे पर भी हैरत नमूदार हो गई, क्योंकि अब वहां बिल्ली नहीं थी। कहाँ है बिल्ली? अभी 1 मिनट पहले मैंने देखी थी, शायद बाहर निकल गई, फरहान ने खुश होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा, और शर्मिला कमरे में नजरें दौड़ाने लगी। फिर बोली, इस कमरे में यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सिवाय इस दरवाजे के। खिड़कियां सारी बंद थी, और अगर वो यहाँ से बाहर जाती तो क्या हमें नजर न आती? फरहान खुद भी हैरान था। उसने आहिस्ता से कहा, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था, वो इसी जगह बैठी थी। लेकिन 1 मिनट रुको, अभी तस्दीक हो जाती है।
वो आगे बढ़ा और उसने उस जगह पर हाथ रखा जहां उसने बिल्ली को बैठे हुए देखा था। फिर जल्दी से बोला, इधर आओ शर्मिला। शर्मिला उसके पास पहुंच गई। फिर फरहान बोला, देखो यहाँ हाथ लगा कर देखो, ये जगह अभी तक गर्म है, जैसे किसी के बैठने से हो सकती है। शर्मिला ने उसके कहने पर बिस्तर को हाथ लगा कर देखा। जगह वाकई गर्म थी, लेकिन उसने मजीद तस्दीक करने के लिए दूसरी जगह पर हाथ लगा कर देखा। मुमकिन है बिस्तर दूसरी जगह से भी उतना ही गर्म हो, लेकिन उसके चेहरे पर हैरत नमूदार हो गई। वह जल्दी जल्दी मुख्तलिफ जगहों पर हाथ लगाकर देखने लगी। फिर उसने आहिस्ता से कहा, मेरे खुदाया, ऐसा ही लग रहा है जैसे कोई इस बिस्तर पर सो रहा हो। ये देखो, सिर्फ इतनी सी जगह गर्म नहीं है, बल्कि यूं लगता है जैसे बिस्तर पर कोई इंसानी वजूद सोता रहा है। कोई बिल्ली इतनी जगह नहीं घेर सकती। फरहान ने खुद भी इस बात पर गौर किया और बिस्तर को हाथ लगाकर देखा तो उसके चेहरे पर हैरत नमूदार हो गई। ताज्जुब है, उसने कहा। फिर ना जाने किस ख्याल के तहत वो बाहर की जानिब खुलने वाले दरवाजे की जानिब गया और उसका बोल्ट चेक किया। वो भी अंदर से बंद था। खिड़कियां और रोशनदान भी अंदर से बंद थे। अगर कोई शख्स बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ था तो उसे कमरे के अंदर ही होना चाहिए था। आखिर वो कहाँ गया, जबकि खिड़कियां और दरवाजे सब अंदर से बंद हैं। लेकिन शर्मिला, मैंने अपनी आंखों से वो बिल्ली देखी थी। 1 मिनट, वो फिर बोला, और इस बार वो आगे बढ़कर शमादान के सामने पहुंच गया। उसने जलती हुई शमा उठाई, फिर पहले बिस्तर के नीचे झांका, फिर लकड़ी की अलमारी में और पर्दों के पीछे देखा, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका था और कोई ऐसा वजूद नजर नहीं आया जिसे जानदार वजूद कहा जा सके। शर्मिला मुसलसल कांप रही थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, फरहान, खुदा के लिए यहाँ से निकल चलो, यहाँ रुकना मुनासिब नहीं। फरहान कुछ सोचता रहा, फिर उसके अंदर एक अजीब सी कैफियत उभर आई। इस तरह तो जाना मुनासिब नहीं होगा। शर्मिला, मैं जरा देखता हूँ कि ये सब क्या चक्कर है। अगर रूह वाली बात भी सच है तो मैं उससे मुलाकात करके ही वापस आऊंगा। आओ, तुम मेरे साथ आओ प्लीज। शर्मिला, जिद ना करो। बाज़ औक़ात जिद मुझे मजीद जिद पर आमादा कर देती है। शर्मिला उसके साथ वापस चल पड़ी और फिर वो दोनों अपनी पहली नशिस्तगाह में वापस आ गई। फरहान की पेशानी पर नजर आने वाली शिकनों से जाहिर होता था कि वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। फिर उसने आहिस्ता से कहा, शर्मिला, तुम 1 मिनट यहाँ ठहरो, मैं कार में से एक चीज ले आऊं। क्या? शर्मिला ने कपकपाती आवाज में पूछा। कोई खास नहीं, मैं अभी आता हूँ। मुझे भी साथ ले चलो। फरहान, प्लीज। अभी आता हूँ शर्मिला। नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। शर्मिला किसी तौर वहां तन्हा रुकने पर आमादा नहीं हो रही थी। फरहान ने शाने हिलाए और इसके बाद दोनों आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल आए। बाहर गहरी तारीकी हो गई थी। दरख्तों के नीचे गहरा पुरस्रार सन्नाटा तारी था। खुश्क पत्ते उनके कदमों के नीचे आकर आवाजें पैदा कर रहे थे। फरहान ने कार की अगली सीट का दरवाजा खोला और फिर कार के एक खुफिया खाने से पिस्तौल निकाल लिया। शर्मिला की आंखें हैरत से फैल गईं। उसने फिर उसी अंदाज में पूछा, इसकी क्या जरूरत थी फरहान? शर्मिला, इंसान को हर तरह से तैयार रहना चाहिए। वैसे भी मुआफ करना, मैं किसी शेखी के तहत नहीं कह रहा। हम खाते पीते लोग हैं और हमसे बिला वजह की दुश्मनी निकाली जाती है। मैं कुछ ऐसे लोगों पर गौर कर रहा हूँ जो हमारे खानदानी दुश्मन हैं। हो सकता है हमारे खानदानी दुश्मन कोई ऐसा चक्कर चला रहे हों जिससे हम खौफजदा हो जाएं। तो तुम्हारा मतलब है कि इस वक्त और कोई शख्स भी हमारे अलावा इमारत के अंदर हो सकता है? नहीं, मेरा मतलब बिल्कुल ये नहीं है। तो फिर ये पिस्तौल क्यों निकाला है तुमने? कमाल है, औरत के अंदर ये खूबी सुनी थी, लेकिन आज अपनी आंखों से देख रहा हूँ। वही जबरदस्ती जिद और फजूल बातें करने वाली। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ तुमसे कि इंसान को किसी भी वक्त अपनी हिफाजत से गाफिल नहीं रहना चाहिए। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। अगर मुझे मालूम होता कि तुम आज इस दीवानगी का शिकार हो जाओगे तो मैं कभी तुम्हारे साथ ना आती, उसने कहा। लेकिन फरहान पर एक जुनून सा सवार था। वो दोनों फिर अंदर आ गए और उस कमरे में पहुंच गए। वैसे फरहान को नुमान बाबा की मदाखलत पर शदीद गुस्सा आ रहा था। अगर वो ये फजूल बातें उसके कानों में ना डालता तो बात इतनी आगे न बढ़ती। यहाँ तो वो किसी और ही मकसद के तहत आया था, एक तवील प्रोग्राम के तहत। बहुत दिनों से शर्मिला उसकी लिस्ट पर थी। वो उसकी कॉलेज की साथी थी। हालांकि दोनों की दोस्ती को बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, लेकिन फरहान की निगाहों में वो गहराइयों तक उतर गई और फरहान उसके वजूद से सैराब होना चाहता था। शर्मिला एक मुतवस्सत घराने से ताल्लुक रखती थी। उसके वालिद मुलाजमत करते थे। मामूली आमदनी थी जिससे सफ़ेद पोशी बरकरार रखी हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता फरहान शर्मिला को अपने जाल में फांसने में कामयाब हो गया। यहाँ तक कि एक बार शर्मिला ने उसे अपने वालिदैन से भी मिला दिया। उसने फरहान के बारे में तमाम तफसील अपने अहले खाना को बताई। हालांकि शर्मिला की माँ ने उसको बाद में समझाया भी कि फरहान उसकी सतह का इंसान नहीं, इसलिए होशियार रहे। लेकिन शर्मिला ने आहिस्ता से कहा, अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। फरहान एक अच्छा इंसान है और फिर मैं मुआफ़ी चाहती हूँ अम्मा। हमारे घर का माहौल जिस किस्म का है उसे देखते हुए बारहा मैंने सोचा कि मैं इस किस्म के माहौल में जिंदगी नहीं गुजारूंगी।
مجھے اپنی زندگی گزارنے کے لیے کوئی بہتر راستہ درکار ہے۔ اماں آپ اطمینان رکھیں، میں ایک شریف لڑکی ہوں، آپ کی عزت کو داغدار نہیں ہونے دوں گی۔ لیکن اگر فرحان، ماں بھی خاموش ہو گئی اور باپ بھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ فرحان کو دیکھ کر ان کے دلوں میں بھی ایک شمع روشن ہو گئی تھی۔ وہ اپنے طور پر لاکھ کوشش کرتے لیکن بیٹی کے لیے ایسا رشتہ تلاش نہیں کر سکتے تھے۔ اگر فرحان واقعی شرمیلا سے متاثر ہو جاتا ہے تو یہ بہتر ہوگا کہ شرمیلا کو آزادی دے دی جائے۔ البتہ ماں نے بیٹی کو سمجھایا تھا کہ رئیس زیادہ بگڑی ہوئی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں اسے تکلیف برداشت کرنی پڑے۔ اور شرمیلا نے ماں باپ کو اطمینان دلایا کہ وہ ایک مضبوط لڑکی ہے۔ البتہ فرحان کے لیے اس کے گھر کے راستے کھل گئے اور پھر اس نے بہت سے تحفے تحائف ان لوگوں کو دیے۔ یہ حقیقت تھی کہ شرمیلا جیسی سادہ لو لڑکی فرحان جیسے اوباش نوجوان کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ فرحان دولت مند خاندان کا لڑکا تھا، محبت نام کی کوئی شے اس کے دل کے کسی گوشے میں نہیں تھی۔ اس کے خیال میں محبت ٹائپ کی حماقت صرف وہی لوگ کرتے جو دوسرے کام نہیں کر پاتے۔ شرمیلا کو پوری طرح اپنی محبت کے جال میں پھانس کر آج وہ ایک مذموم ارادے کے تحت اسے سفید محل لایا تھا، اور سفید محل بہت عرصے سے ایسی داستانوں کا امین تھا۔ وہ اپنے ذہن سے ان باتوں کو جھٹکنے کی کوشش کرتے رہے، اور پھر نعمان خان کی آمد نے انہیں مزید کچھ مطمئن کر دیا۔ نعمان بابا کھانا لے کر آئے تھے۔ فرحان نے کہا، نعمان بابا کیا تم نے کوئی بلی پال رکھی ہے؟ بلی؟ نہیں جی، اس علاقے میں کبھی کوئی بلی نظر نہیں آئی۔ آپ کو بلی کی ضرورت ہے؟ نہیں بابا، بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے خوابگاہ میں ایک سیاہ رنگ کی بلی دیکھی تھی، پھر پتہ نہیں وہ کہاں غائب ہو گئی۔ کالی بلی؟ نعمان بابا کے لہجے میں ایک دم عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ ہاں کالی تھی۔ پتہ نہیں مالک، ہو سکتا ہے آپ کو دھوکا ہوا ہو، کیونکہ مجھے یہاں کبھی کوئی بلی نظر نہیں آئی۔ نہیں نعمان بابا، میں نے وہ بلی دیکھی ہے۔ خیر کوئی ایسی حیرت کی بات نہیں، ظاہر ہے بلی کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جو کہیں آ جا نہ سکے، ہو سکتا ہے کہیں سے راستہ بھٹک کر ادھر آ نکلی ہو۔ جی، نعمان خان نے کہا اور باہر نکل آیا۔ لیکن فرحان مطمئن نہیں تھا۔ اس نے بلی کو اپنی آنکھوں سے بستر پر لیٹے ہوئے دیکھا تھا اور دوسرے ہی منٹ میں غائب ہو گئی۔ پھر بستر کا گرم ہونا بھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنے طور پر ہوشیار رہنا چاہتا تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ دشمنی پر ہر شخص ہی آمادہ ہو سکتا ہے، جیسے نعمان بابا۔ کھانے کے بعد جب نعمان خان برتن لے کر واپس چلا گیا تو فرحان نے بیرونی دروازہ اچھی طرح بند کر دیا، پھر اندر نشست گاہ کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ شرمیلا ایک بار پھر خوفزدہ ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے آہستہ سے کہا، فرحان اب یہاں کیوں رکے ہوئے ہو؟ شرمیلا، ظاہر ہے میں اس لیے نہیں آیا۔ تو پھر؟ شرمیلا، میں اپنے اور تمہارے درمیان دوری کے تمام راستے ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم فرحان؟ ہاں شرمیلا، دیکھو زندگی میں چند ہی لمحات ایسے ملتے ہیں جو اس قسم کی روحانی حیثیت رکھتے ہیں، ان لمحات کو کھو دینا مناسب نہیں ہوگا۔ شرمیلا، میں اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا۔ تم یہ سمجھو شرمیلا کہ… فرحان نے آگے بڑھ کر شرمیلا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شرمیلا بہرحال لڑکی تھی، بہت کچھ سمجھتی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا، فرحان میں اپنے آپ کو تمہاری امانت سمجھتی ہوں، میں مکمل طور پر تمہاری ہوں، لیکن نیکی اور بدی کی تمیز بھی ہونی چاہیے، اور مجھے بھی۔ شرمیلا، میں دقیانوسی انسان نہیں ہوں۔ زندگی کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں، دلوں کی کچھ طلب ہوتی ہے، جس کا اظہار وقت سے کچھ پہلے کر دیا جائے تو غلط نہیں ہے۔ جب ہم دل سے ایک دوسرے کو اپنا مانتے ہیں تو پھر یہ سب کچھ بیکار ہے۔ اور شرمیلا، میں شاید تمہارا گریز برداشت نہ کر سکوں۔ میں تمہارا احترام کرتی ہوں فرحان، لیکن پلیز دیکھو مجھے اپنے احترام سے ہٹ جانے پر مجبور نہ کرو۔ لیکن شرمیلا، میں پاک باز نہیں ہوں، اور جس بات کو تم پاک بازی تصور کرتی ہو وہ میرے نزدیک صرف زندگی کی ایک ضرورت ہے، اور میں تمہیں یہاں اس لیے لایا ہوں کہ اپنی ضرورت پوری کروں۔ اور اس کے بعد فرحان کے اندر کی شیطانیت ابھر آئی اور شرمیلا کے ہوش و حواس جواب دینے لگے۔ فرحان کی آنکھوں میں اترنے والا جنون شرمیلا کو یہ احساس دلا رہا تھا کہ صورتحال بگڑ گئی ہے۔ وہ ہونے والا ہے جو المناک داستانوں کا موضوع ہوتا ہے۔ یہ غلطی تو میری تھی، مجھے اس قدر اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا فرحان پر۔ آخر یہاں تک آنے کا جواز کیا تھا؟ فرحان پر اب دیوانگی طاری ہو گئی۔ اس نے شرمیلا کو اپنے بازو میں دبوچ لیا اور پھر کہنے لگا، شرمیلا بس زندگی اسی میں ہے کہ تم میری ہر آرزو کی تکمیل کر دو، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں زندگی ہی سے محروم کر دوں۔ تم نے اپنی اصل شکل دکھا دی ہے فرحان۔ مجھے اس کا افسوس نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ زندگی میں کتنا بڑا دھوکہ کھایا ہے میں نے۔ تو پھر یوں سمجھ لو کہ تم جیسی دھوکہ کھانے والی لڑکیاں ہی خودکشی کرتی ہیں۔ شرمیلا کا دل ڈوب گیا۔ یہ آخری الفاظ تھے۔ فرحان اپنی اصلیت کے ساتھ کھل کر سامنے آ گیا۔ اب اسے یہ بھی امید نہیں رہی تھی کہ وہ اپنی بدنامی کا داغ دھو ڈالے گی، لیکن اب وہ کشمکش میں تھی۔ اب فرحان اس کا دشمن تھا، بدترین دشمن، جسے زندگی بچانا اس کا اولین مقصد تھا۔
लेकिन उस वक्त उसके कानों में एक ऐसी दिलदोज चीख गूंजी कि दोनों एक लम्हे के लिए साकित रह गए। ये चीख इस कदर करबनाक, इस कदर वहशतनाक थी कि उनके दिल दहल कर रह गए। फरहान के एहसास भी उसका साथ छोड़ गए और वो शिद्दत हैरत से गुंग शर्मिला की सूरत देख रहा था। फिर उसके मुंह से लरसती हुई आवाज निकली, ये आवाज कैसी है? फरहान आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हो गया और उसका हाथ पिस्तौल वाली जेब में पहुंच गया। हल्की हल्की आवाजें अब भी आ रही थी। अजीब सी आवाजें थी, जैसे कोई इंतहाई करब के आलम में कराह रहा हो। किसी औरत की आवाज मालूम होती है, फरहान ने खुद कलामी के अंदाज में कहा। हैरत की बात यह थी कि आवाज उसी ख्वाबगाह में से आ रही थी जिसमें उन्होंने बिल्ली देखी। शर्मिला भी खड़ी हो गई, उसके चेहरे पर दहशत बिखरी हुई थी। फरहान ने पिस्तौल निकाल लिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता ख्वाबगाह की जाने पड़ गया। शर्मिला लाशऊरी तौर पर उसके पीछे पीछे चल पड़ी। ना जाने क्यों उसके मुंह से निकला, क्या ये इंसानी आवाज है फरहान? देखता हूँ, फरहान ने कहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ गया। चंद लम्हात पहले जो ड्रामा हो रहा था वो उन दोनों के जहन से निकल गया। फरहान ने ख्वाबगाह के दरवाजे में कदम रखा तो ये आवाज बंद हो गई। कमरे में शमा बदस्तूर रोशन थी और बिस्तर खाली पड़ा था। कौन है? फरहान गरजा। जो कोई भी है सामने आ जाए वरना गोलियों से छलनी कर दूंगा। उसकी आवाज फिजा में गूंज कर रह गई। लम्हे भर तनहा रहने के बाद उसने नादीदा दुश्मन को खौफजदा करने के लिए एक फायर भी किया। फायर की आवाज पर शर्मिला के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। वो आहिस्ता से आगे बढ़कर फरहानी के बाजू से लिपट गई। उस वक्त फरहान उसका दोस्त था या दुश्मन, ये सोचने का वक्त नहीं था। वह खौफ के आलम में थी। फिर उसने लरसती हुई आवाज में कहा, फरहान कोई नहीं है यहाँ। नुमान बाबा ने ठीक ही कहा था कि यह हवेली भटकी हुई रूहों का मस्कन है और तुम रूहों का मुकाबला नहीं कर सकते फरहान। खुदा के लिए यहाँ से निकल चलो। मैं ये समझती हूँ कि यहाँ आने के बाद तुम पर यह दीवानगी सवार हुई है, वरना तुम ऐसे इंसान नहीं थे। सब फ्रॉड है, मेरे दुश्मनों का चलाया हुआ चक्कर। मैं इस फ्रॉड को खत्म करके रहूंगा। उसने एक निगाह चारों तरफ डाली। पिस्तौल वाला हाथ निस्फ दायरे की शक्ल में दाएं बाएं घूम रहा था और उंगली ट्रैगर पर दबाव डाल रही थी। वो एक एक कदम आगे बढ़ रहा था और शर्मिला उसके साथ चिपकी हुई उसके साथ साथ चल रही थी। फरहान ने कमरे का एक एक कोना छान मारा, निशान तो कुजा, कोई हशरातुल अर्ज तक नजर नहीं आया। यहाँ तक कि फरहान ने बाहर खुलने वाले दरवाजे को खोलकर देखा। आसमान पर अब पूरा चांद निकल आया था और उजड़ा हुआ बाग पुरस्कार सुकूत में लिपटा हुआ था। हल्की हल्की हवा पत्तों में सरसराहट पैदा कर रही थी। दरख्त और पौधे उदास खड़े हुए थे। कोई है? फरहान ने आवाज लगाई। फिर वो जोर से चीखा, नौमान बाबा। लेकिन उसकी आवाज सन्नाटे में तहलील हो गई। फरहान फटी फटी आंखों से चारों तरफ देख रहा था। अब तक उसका जहन यह मानने को तैयार नहीं था कि ये कोई आसेबी चक्कर है। यकीनन उसके खिलाफ कोई साजिश हो रही है, कोई उसे खौफजदा करने की कोशिश कर रहा है। फिर अचानक रात का सन्नाटा किसी नन्हे से बच्चे के रोने की आवाज से दरहम बरहम हो गया। वो आवाज किसी बिल्कुल ही मासूम बच्चे की थी, चंद रोज के बच्चे की, और हवेली के अंदर से आ रही थी। शर्मिला का हलक खौफ से खुश्क हो गया। उसने चीखने की कोशिश की लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल सकी। बमुश्किल तमाम उसने कहा, सुन रहे हो फरहान, सुन रहे हो? कोई बच्चा रो रहा है। नहीं, ये तो बिल्ली की आवाज है, फरहान ने कहा। बिल्ली जब रोती है तो उसकी आवाज बच्चे जैसी ही लगती है। नहीं फरहान सुनो, ये आवाज बच्चे ही की है। हरगिज नहीं, ये वही बिल्ली है जिसे मैंने बिस्तर पर बैठे देखा था। हो सकता है, शर्मिला आहिस्ता से बोली। आओ शर्मिला, अंदर आओ, मैं देखूं कि यह सब कुछ क्या है। मैं भी हार मानने को तैयार नहीं। वो एक बार फिर अंदर आ गया, दरवाजा बंद नहीं किया। ख्वाबगाह से होता हुआ नशिस्तगाह में पहुंच गया। शर्मिला उसकी तकलीद कर रही थी लेकिन बच्चे के रोने की आवाज बदस्तूर आ रही थी। फिर वो अपने कमरे में आए और फिर जैसे ही उनकी नजर आतिशदान में भड़कने वाली आग में पड़ी, उनकी रगों में खून मुंजमद हो गया। जो कुछ उन्होंने देखा वो इंतहाई पुरहैबत और नाकाबिल यकीन था। शोलों के अंदर एक नन्हा सा बच्चा दोनों हाथ फैलाए रो रहा था और ये मंजर देखकर दोनों पर सख्ता तारी हो गया। बच्चा बड़ी मासूम आवाज में रो रहा था, जैसे वो आग के शोलों से खौफजदा हो। हसीन और फूल जैसा बच्चा, ये जल रहा है। शर्मिला ने दिल सोजी से कहा। एक लम्हे के लिए वो माहौल की वहशत भूल गई और उसके अंदर की औरत जाग गई जो ममता से भरपूर होती है। वो तेजी से आतिशदान की तरफ लपकी तो फरहान ने अकब से उसे पकड़ लिया। क्या कर रही हो फरहान? वो बच्चा नहीं है। फरहान के मुंह से आवाज निकली, वो जल जाएगा। शर्मिला कराही, देखो कितना मासूम है, बिल्कुल नौजायदा बच्चे की मानिंद। शर्मिला फिर आगे बढ़ी लेकिन फरहान ने उसे सख्ती से पकड़ लिया। फरहान, एक मासूम बच्चे की जिंदगी। शर्मिला ने फरहान का चेहरा देखा और वह सहम गई। फरहान का चेहरा अंगारे की तरह सुर्ख हो रहा था। उसकी आंखें दहक रही थीं, होंठ मुड़ गए थे। फिर अचानक आतिशदान में तहरीक हुई और शर्मिला ने बच्चे को आग से बाहर निकलते हुए देखा। वो अपने पैरों से चलता हुआ उनकी सिमत आ रहा था।
उसके दोनों हाथ उठे हुए थे और चेहरा बेतासुर था। शर्मिला अब अपनी दहशत भरी चीखों को न रोक सकी। उसने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन पैरों से बदन का रिश्ता टूट गया। वो अपनी जगह से हिल भी ना सकी। अलबत्ता फरहान ने दीवानगी के आलम में फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां बच्चे के जिस्म में पैवस्त हो रही थीं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो बदस्तूर कदम कदम फरहान की तरफ बढ़ रहा था। फरहान का पिस्तौल खाली हो गया। शर्मिला का चीखते चीखते गला खुश्क हो गया। उसके हवास साथ छोड़ते जा रहे थे। अचानक बच्चा फरहान के करीब पहुंचकर उछला और उसने अपने नन्हे नन्हे हाथों से फरहान की गर्दन दबोच ली। शदीद जिद्दोजहद हो रही थी। फरहान ने पिस्तौल फेंक दिया और अब वो बच्चे को अपनी गर्दन से जुदा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके एसाब जवाब दे चुके थे। आंखें हलकों से बाहर निकल पड़ी थी, जुबान नीचे लटकती जा रही थी। शर्मिला तो पहले ही जमीन पर गिरकर बेहोश हो चुकी थी। कुछ लम्हों के बाद फरहान साकित हो गया। उसका जिस्म जिंदगी से महरूम हो गया। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि बूढ़ा नोमान बाबा दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। शमा रोशन थी और आतिशदान में सुलगी हुई आग पूरे कमरे के माहौल को उजागर किए हुए थी। नोमान बाबा ने पुरसुकून नजरों से पूरे माहौल को देखा, फिर उसके मुंह से निकला, यही सब होना था। ये इस हवेली की दास्तान है। मुझे अपना फर्ज पूरा करना चाहिए। बड़े मालिक अपने बड़े बेटे की तरह इस बार भी अपने छोटे बेटे की लाश के साथ किसी लड़की को देखना पसंद नहीं करेंगे। वो झुका, उसने पहले पिस्तौल उठाया, फिर बेहोश शर्मिला को, फिर उन दोनों को लिए हुए पुरित्मीनान कदमों से बाहर निकल गया। नेमत अली हैरान रह गया। उसने बेख्तियार सवाल किया, क्या कहानी खत्म हो गई उस्ताद मोहतरम? नहीं, कहानियां इतनी जल्दी कहाँ खत्म होती हैं, अभी तो कहानी का आगाज हुआ है। जरा उधर देखो। अचानक ही नेमत अली के बदन को एक झटका सा लगा और मंजर बदल गया। उसे एक अस्पताल नजर आया और जो शख्सियत उसकी निगाहों के सामने आई वो एक नौजवान डॉक्टर थी। शायद उसने पेशे से मुतल्लिक जिंदगी का आगाज ही किया था, क्योंकि उसके चेहरे पर फैली हुई मासूमियत उसकी नौउम्री का पता देती थी। लेबर रूम से निकलकर उसने नर्स से कहा, नर्स, तमाम इंस्ट्रूमेंट्स मेरे बैग में रख दो और बैग ड्यूटी रूम में पहुंचा दो। यस मैडम, नर्स ने कहा और वो ड्यूटी रूम में पहुंच गई। डॉक्टर फराज वहां मौजूद थे। उन्होंने मुस्कुराकर उसे देखा और बोले, आइए डॉक्टर मारूख, कैसा रहा आपका केस? बिल्कुल ठीक सर। कोई मुश्किल? बिल्कुल नहीं सर। गुड, बैठिए। आप कब रवाना हो रही हैं? सर, कल सुबह। कितने घंटे का सफर है आपका? 8 घंटे लगते हैं सर। अपने घर जाने की बहुत खुशी होती है ना? डॉक्टर फराज ने मुस्कुराते हुए कहा, जी सर। आपको इल्म है कि वहाँ मेरी वालदा हैं, छोटे बहन भाई हैं और मेरे मंगेतर भी आ रही हैं अपने वालदैन के साथ। अच्छा, तब तो जरूर कोई अहम मसला होगा। बहरहाल डॉक्टर मारूख, पेश की मुबारकबाद। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, बस वो लोग यूं ही मिलने आ रहे हैं। मेरे दूर के रिश्तेदार भी हैं। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि हम लोग नए सिरे से अपनी जिंदगी तामीर कर रहे हैं। हाँ, आपने मुझे बताया था कि वालिद के इंतकाल के बाद आपने बड़ी जिद्दोजहद की है। मैंने नहीं सर, मेरी वालदा ने। उन्होंने अनथक मेहनत करके मुझे डॉक्टर बनाया और अब मैं अपने छोटे बहन भाइयों के लिए मेहनत कर रही हूँ। मेहनत का फल जरूर मिलता है। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। डॉक्टर मारूख, आप जाएं, एम्बुलेंस आपको घर छोड़ देगी। इसी दौरान नर्स ने उसका मेडिकल बॉक्स लाकर रख दिया। ये मैं इसलिए ले जा रही हूँ कि मुमकिन है घर में रुकने के दौरान मुझे कोई केस मिल जाए। यकीनन, बेशक, डॉक्टर फराज ने मुस्कुराते हुए कहा और वो अपना बैग संभाल कर निकल आई। बाहर शाम हो गई थी, फिजाओं में अंधेरे उतर रहे थे और मौसम भी अबर आलूद था। वो एम्बुलेंस का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। ड्राइवर जानता था कि उसे कहाँ जाना है, चुनाचे उसने एम्बुलेंस स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। ये एक पहाड़ी शहर था और लाला जान के नाम से पहचाना जाता। खासी आबादी थी और डॉक्टर फराज इस अस्पताल के सर्जन, जहां मारूख ने हाउस जॉब मुकम्मल किया था, उसकी तकमील के बाद डॉक्टर फराज ने उसे अपने यहाँ लाला जान में मुलाजमत की पेशकश कर दी, जिसे एक माकूल तनख्वाह के एवज उसने कबूल कर लिया और लाला जान आ गई। डॉक्टर ने अस्पताल से कुछ दूर उसकी रिहाइशगाह का इंतजाम भी कर दिया, जहाँ उसके साथ 2 नर्सें और डॉक्टर फरखंदा भी रहती थी। उसकी वालदा ने बुलाया था और बताया था कि शहरोज भी अपने खानदान के हमरा आ रहे हैं, वो 10-15 दिन की छुट्टी लेकर आ जाए। अचानक वो उछल पड़ी, ये एम्बुलेंस अभी रुकी क्यों नहीं? इतना फासला तो नहीं है जितनी देर सफर करते हो गई। उसी वक्त एम्बुलेंस रुक गई। उसने बाहर झांका और उसके हाथ पांव फूल गए। यहाँ तो चारों तरफ गहरा सन्नाटा तारी था। ड्राइवर, उसने कपकपाती आवाज में कहा। उसी वक्त एम्बुलेंस का अकबी दरवाजा खुला और 2 अफराद खड़े नजर आए। 2 अजनबियों को इस वीरान मुकाम पर देखकर डॉक्टर मारूख की घिग्गी बन गई। नीचे उतर आइए मैडम, उनमें से एक ने नरम लहजे में कहा। कौन है आप लोग? वो आवाज पर काबू पाने की कोशिश करती हुई बोली, मैडम, हम शरीफ लोग हैं, आप ही के शोबे से हमें काम है। आपका कुछ वक्त लेंगे, उसके बाद इज्जत एहतराम के साथ जहां आप चाहेंगी आपको पहुंचा दिया जाएगा। इसका माकूल मुआवजा दिया जाएगा। क्या आप बकवास कर रहे हो? वो चीखी।
कॉलेज गर्ल्स की तरह बात ना कीजिए, आप एक जिम्मेदार पेशे से ताल्लुक रखती हैं। हम आपको ये समझा रहे हैं कि आपका मुकम्मल एहतराम किया जाएगा। अकल से सोचें तो आपको एहसास हो जाएगा कि यहाँ इस जगह आप किसी भी संगीन सूरत हाल से दो चार हो सकती हैं। ये एक वीरान जगह है। बेहतर है हमसे ताउन करें। आपको एक ऐसी खातून की मदद करनी है जो इस वक्त आपकी मदद की तालिब है। आप हमारी बात समझ गई होंगी और बेहतर है आप वक्त ज़ाया ना करें। सूरत हाल वाकई संगीन थी। हालात का हिम्मत से मुकाबला करना चाहिए, उसने सोचा। एम्बुलेंस ड्राइवर ने ये सब कुछ किया है या कुछ और हुआ है, कोई अंदाजा नहीं था। वो खामोशी से नीचे उतर आई। आपका मेडिकल बॉक्स वो है, मैं बस आप तकलीफ ना करें। उनमें से एक ने आगे बढ़कर मेडिकल बॉक्स उठा लिया। वो चारों तरफ देखती हुई बोली, ये तो एक वीरान जगह है, आइए। वही शख्स बोला। तब उसने तारीकी में खड़ी एक कोस्टर देखी। वो उस तरफ जा रहे थे। वो दिल से दुआएं मांगती हुई कोस्टर में जा बैठी। कोस्टर के शीशे गहरे तारीक थे। बाहर घोर अंधेरा छाया हुआ था। तहद्दे नजर रोशनी की कोई रिमक नजर नहीं आ रही थी। कोस्टर का सफर कोई 40 मिनट तक जारी रहा। फिर वो किसी नाहमवार रास्ते पर उतर गई और फिर कुछ देर के बाद रुक गई। वो नीचे उतरकर उसके पास पहुंच गए। आइए, ये आप लोग मुझे बिल्कुल फिक्रमंद ना हो, आइए प्लीज, मेडिकल बॉक्स उठाने वाले ने कहा। और वो खौफ से थर थर कांप रही थी। और उसी तरह कांपती हुई वो उस कदीम महलनुमा इमारत के चौबी दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई। इमारत अंदर से भी तारीक थी, लेकिन एक गुलाम गर्दिश तय करने के बाद उसे किसी दरवाजे के शीशों से रोशनी झलकती हुई नजर आई। ये बॉक्स लीजिए, अंदर चली जाइए। उस शख्स ने बॉक्स उसके हाथ में थमा दिया। मारूख ने एक लम्हे सोचा, फिर दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। हालांकि उसके दिल में शदीद वसवसे जागे हुए थे। ऐसी वीरान जगह उसके साथ कोई हादसा भी पेश आ सकता था, लेकिन वो एक बाहिम्मत लड़की थी और जब से उसने अपने घर की जिम्मेदारियां संभालने का बेड़ा उठाया, उसके अंदर कुव्वतें बेदार हो गईं और वो अपने आप को संगीन हालात से मुकाबला करने के लिए तैयार पाती थी। अब यहाँ जो कुछ भी होगा, अल्लाह मालिक है। अंदर पहुंची तो एक बड़ा सा कमरा नजर आया। उस कमरे में कोई मौजूद था, लेकिन जो कोई भी था उसने अपना रुख तब्दील किया हुआ था और डॉक्टर मारूख ने उसे अकब से देखा। वो एक दराज का आदमी था, इंतहाई खूबसूरत लिबास में मलबूस। उसके हाथों में जो अंगश्तरियां पड़ी हुई थी उनमें बेशकीमत हीरे जुड़े हुए थे, क्योंकि उन हीरों की किरणें खसूसी तौर पर मुनव्वर हो रही थी। कमरे में जो मध्यम रोशनी थी वो शमादानों से उभर रही थी और इसके अलावा वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन कमरे से मुल्हिक कमरे में जो गालिबन कोई ख्वाबगा मालूम होता था, रोशनी भी थी और अंदर से मध्यम मध्यम आवाजें भी उभर रही थी, जिनका कोई वाज़ेह मफहूम डॉक्टर मारूख के जहन में नहीं आया। वो एक लम्हे के लिए ठिठकी तो अंदर मौजूद आदमी की आवाज गूंजी, जो निहायत पाटदार और रोबदार थी। डॉक्टर, मैं आपसे माजरत खा हूँ कि आपको इस अंदाज में यहाँ बुलाया, लेकिन बाज़ औक़ात मजबूरियाँ ऐसी गैर इखलाकी हरकतें करने पर मजबूर कर देती हैं। आपने यहाँ तक आने की जो जहमत की है उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। ये सामने तपाई पर एक लिफाफा रखा हुआ है, उसमें 25,000 रुपये मौजूद हैं जो आपकी इस जहमत का मुआवजा है। बराह करम पहले उसे कबूल कीजिए और उसके बाद इस दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाइए। आपको पता चल जाएगा कि आपको यहाँ क्या करना है। आवाज में एक ऐसा दबदबा, एक ऐसी कैफियत थी जो डॉक्टर मारूख अच्छी तरह महसूस कर रही थी, लेकिन उस आवाज में रऊनत भी थी, दौलत की चमक भी। अलबत्ता डॉक्टर मारूख ने अपने तौर पर सोचा कि अगर वाकई कोई मुश्किल मरहला है तो फिर उसे जिंदगी का इनाम ही कहा जा सकता है, क्योंकि पैसा उसकी अहम जरूरत थी। बेशुमार मसाइल रुके पड़े थे। अपनी फितरी खुददारी की बिना पर उसने कभी डॉक्टर फराज से अपनी किसी माली परेशानी का तज़किरा नहीं किया। वैसे भी डॉक्टर फराज उसे एक माकूल तनख्वाह देते थे, लेकिन अगर 25,000 रुपए की ये रकम किसी ऐसे काम के इवज हाथ आ जाए जिसमें उसे कोई जहमत ना उठानी पड़े तो ये एक अच्छा अमल है। और इस तसव्वुर ने उसके दिल में एक उमंग सी पैदा कर दी। आप शायद इस तजब्जुब का शिकार हैं कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसके पसे पर्दा कुछ और है, तो ये ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए। डॉक्टर, ऐसी कोई बात नहीं है और मेरा ख्याल है कि आपको वक्त भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। बराह करम ये लिफाफा उठा लीजिए ताकि आपको जहनी तौर पर तसल्ली रहे कि आपका जो वक्त ज़ाया हुआ वो बेमकसद नहीं रहा। प्लीज़ जो कुछ मैं कह रहा हूँ उस पर अमल कीजिए, देर ना कीजिए। आप इधर रुख तो बदलिए। डॉक्टर, ये रुपए रुख बदलवाने के लिए नहीं है। बेहतर है आप मुझसे इसकी फरमाइश ना करें, क्योंकि मैंने रुख बदला तो आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। मारूख के बदन में एक बार फिर सर्द लहरें दौड़ने लगी। वाकई गुफ्तगू कभी कभी शदीद नुकसान का बायस बनती है। उसने आगे बढ़कर तपाई से लिफाफा उठाया। अब उसमें जो कुछ भी था उसे देखने और गिरने का मौका तो किसी तौर नहीं था, और वैसे भी एक छिछोरी हरकत होती। चुनाचे उसने लिफाफा उठाकर एहतियात से अपने लिबास के अंदर रख लिया और फिर अपना बैग संभालते हुए खामोशी से दरवाजा खोलकर उस कमरे में चली गई जिसकी जानिब इशारा किया था। ये एक वसी ख्वाबगाह थी। खिड़कियों और दरवाजों पर भारी पर्दे पड़े हुए थे। एक दरवाजा बाहर की जानिब भी खुलता था। आतिशदान के ऊपर शमादान रोशन थे।
और कई शमें जल रही थीं। बिस्तर पर एक दुबली पतली लड़की लेटी हुई थी और उसके अंदाज में शदीद बेचैनी और तकलीफ का एहसास पाया जाता था। उसने मुट्ठियां भींच रखी थी और बेचैनी के साथ करवटें बदल रही थी। डॉक्टर मारूख ने उसके नाहमवार जिस्म को देखकर एक लम्हे में अंदाजा लगा लिया कि सूरत हाल क्या है। वैसे इस गुफ्तगू से पहले भी उसके जहन में यह ख्याल आया था कि मुमकिन है ये जुर्म और गुनाह की ऐसी कहानी हो जिनकी दास्तानें अखबार में पढ़ी जाती हैं, और ऐसे खेल ऐसी ही बड़ी बड़ी हवेलियों के रहने वाले रईस लोग खेला करते हैं। लेकिन अब उसे इस बात का एहसास नहीं था कि सूरत हाल क्या है। उसके सामने एक ऐसी मरीजा मौजूद थी जिसकी बेचैनी और कर्ब बताता था कि वो अपनी जिंदगी के बदतरीन दौर से गुजर रही है। डॉक्टर मारूख ने अपना बैग मेज पर रखा और अंदर से जरूरी सामान निकालकर लड़की का मुआयना करने लगी। लड़की का चेहरा बदस्तूर स्याह शॉल से ढका हुआ था। मारूख ने उसका मुआयना करते हुए कहा, क्या नाम है तुम्हारा? कोई जवाब नहीं मिला तो डॉक्टर मारूख ने फिर कहा, अपना नाम बताओ। नहीं, मेरा कोई नाम नहीं है, बस तुम मुझे एक बुरी लड़की के तौर पर पुकार सकती हो। मैं समझ रही हूँ, लेकिन अगर तुम्हें बुराई का एहसास है तो तुम यकीनन बुरी लड़की नहीं हो। क्या उस शख्स के बारे में बता सकती हो जो तुम्हारे साथ वाले कमरे में खड़ा हुआ है? कुछ नहीं, मैं मर रही हूँ। मुझे इस जिंदगी से निजात दिला दो डॉक्टर, मैं मर रही हूँ। तुम नहीं मर रही, तुम जिंदा हो और जिंदा रहोगी। लेकिन मैं तुमसे जो सवाल पूछ रही हूँ तुम उसका जवाब दो। अगर तुम मुनासिब समझो तो इसका जवाब दो। वो जो शख्स साथ वाले कमरे में मौजूद है, क्या उसे अपनी बुराई का कोई एहसास नहीं? हालांकि मुंह उसने भी छुपाया हुआ है, लेकिन बहरहाल ठीक है। डॉक्टर मारूख उस पर मुतवज्जा हो गई। फिर उसने आहिस्ता से कहा, ज़हन को पुरसुकून रखने की कोशिश करो और यह शॉल अपने चेहरे से हटा दो ताकि सांस लेने में आसानी हो। नहीं डॉक्टर, मेरे ये मनहूस चेहरा छुपा ही रहने दो। खुदा के लिए मेरी रूनुमाई ना करो। मैं शायद तुम्हारे चेहरे का सामना ना कर पाऊँ। लड़की, मुझे अपना हमदर्द समझो, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। और वैसे भी डॉक्टर कभी किसी के दुश्मन नहीं होते। तुम्हें शायद यकीन ना आए कि मैं इस वक्त अपनी जिंदगी की बेहतरीन खुशियाँ समेटे, मगर छोड़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं अपनी ये मुख्तसर सी कहानी सुनाऊंगी तो तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। बस यूं समझ लो, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ आ गई हूँ और मैं तुम्हें किसी तौर बुरा नहीं समझती। डॉक्टर, तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन इंसान अपनी बुराइयों को खुद भी जानता है। सुनो, तुम्हारा सांस लेना बहुत जरूरी है। खुली फिजा में सांस लेना इस अमल में बहुत जरूरी है जिसका तुम शिकार हो। डॉक्टर, नहीं, मैं अपना चेहरा नहीं खोलूंगी। तो फिर ठीक है, मैं वापस जा रही हूँ। डॉक्टर मारूख ने उसके बदन से अपने हाथ हटा लिए। खुदा के लिए डॉक्टर, मैं... लड़की अपना जुमला पूरा न कर सकी। तो फिर अपना चेहरा खोल दो, ये अजहद जरूरी है। चंद ही लम्हात के बाद लड़की ने अपने चेहरे से शॉल हटा दी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और रंगत गुलाबी थी। चेहरा पसीने से शराबूर हो रहा था, लेकिन उसके नकूश, उसके खदोखाल बेहद खूबसूरत थे। डॉक्टर मारूख के मुंह से बेख्तियार निकला, खुदा की पनाह, तुम्हारी उम्र बहुत कम है। ये तुमने क्या कर डाला है, बेवकूफ़ लड़की। क्या तुम्हारे वालिदैन को इस बात का इल्म है? मुझसे कुछ ना पूछो, कुछ ना पूछो। देखो, डॉक्टर से कभी कुछ नहीं छुपाना चाहिए। मैं एक बार फिर तुमसे ये कहूंगी कि मैं तुम्हारी हमदर्द हूँ। क्या तुम्हारे माँ बाप को इसका इल्म है? सिर्फ माँ को है, बाप को नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? डॉक्टर मारूख ने सवाल किया। लेकिन उसी वक्त दरवाजे के बाहर से वही गूंजदार आवाज सुनाई दी, डॉक्टर, तुम हद से ज्यादा तजावुज कर रही हो। तुम्हें जिस काम के लिए पैसे दिए गए हैं सिर्फ वो काम करो। निजी नौयत के सवालात किए तो शायद मैं अपनी शराफत की जमानत ना दे सकूं। मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ, तुमने एक बार मुझसे अपना रुख तब्दील करने की दरख्वास्त की थी तो मैंने तुम्हें समझाया, लेकिन अब तुम फिर वही अमल कर रही हो। मैं एक बार फिर तुम्हें वार्निंग देता हूँ। मारूख ने निगाहें उठाकर देखा। वो शख्स दरवाजे में खड़ा था, लेकिन अब भी उसका रुख दूसरी जानिब था और उसकी गर्दन का तनाव इस बात का एहसास दिलाता था कि उसे अपने गुनाह का एहसास नहीं है। वह सिर्फ अपनी दौलत के बल पर दुनिया की हर शख्सियत को जेर करने का तस्वुर अपने दिल में सजाए हुए है। उस वक्त लड़की की कैफियत ऐसी थी कि डॉक्टर मारूख उससे गुरेज नहीं कर सकती थी। चुनाचे वो खामोशी से अपने काम में मसरूफ हो गई और 1 घंटे के बाद एक खूबसूरत बच्चे के रोने की आवाज का उस माहौल में इजाफा हुआ। बच्चे की आवाज सुनते ही उस शख्स की आवाज उभरी, सुनो डॉक्टर, ये बच्चा मेरे पास ले आओ। इसके बाद उसने उस खूबसूरत से नन्हे बच्चे को निहायत एहतियात के साथ कपड़े में लपेटा और दोनों हाथों में उठाकर दरवाजे के करीब पहुंच गई। वो शख्स आगे बढ़ गया। उसका मकसद था कि वो चाहता था कि मारूख दरवाजे से बाहर निकल आए, और वो आगे बढ़ गई और चंद लम्हात के बाद उसी दूसरे बड़े कमरे में पहुंच गई जहां पर वो पुररौनत शख्स आतिशदान के सामने सीने पर हाथ बांधे खड़ा था। सामने की दीवार पर उसका साया शोलों के भड़कने की वजह से अजीब अंदाज में हरकत कर रहा था। डॉक्टर मारूख आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़कर उसके करीब पहुंच गई। मैं बच्चे को लेकर आई हूँ, उसने आहिस्ता से कहा। लाओ, इसे मुझे दे दो, वो बोला और डॉक्टर मारूख ने बच्चा आगे बढ़ा दिया। वो बच्चे को लेकर दूसरी जानिब रुख करके बदस्तूर खड़ा रहा और उसकी निगाहें शायद आतिशदान में भड़कने वाले शोलों को देख रही थी।
लेकिन फिर जो कुछ हुआ उसने डॉक्टर मारूख को ज़हनी तौर पर एक लम्हे के लिए नाकारा कर दिया। वो एक कदम आगे बढ़ा और फिर उसने बच्चे को निहायत बेदर्दी और वहशत व दरिंदगी के साथ आतिशदान में उछाल दिया। ये एक ऐसा नाकाबिल यकीन अमल था कि डॉक्टर मारूख को अपने पैरों पर इख्तियार न रहा। बेख्तियार उसका दिल चाहा कि जमीन पर बैठ जाए। कैसा दरिंदा नुमा इंसान है ये, इंसान है भी या नहीं, उसने दिल में सोचा। उसके पूरे बदन पर रेशा तारी था और ये पुरहैबत मंजर उसके रगो पै में नाकाबिले बयान वहशत तारी कर रहा था। उसकी आवाज बंद हो गई, आंखें बाहर उबल पड़ी और जिस्म किसी रेत की तरह साकित हो गया। आग में पड़ते ही बच्चे के जिस्म पर लिपटा हुआ कपड़ा जलना शुरू हो गया। कपड़ा जलते ही वो नर्मो नाजुक बच्चा हैरत अंगेज अंदाज में सीधा हुआ और दोनों हाथ सामने फैला दिए। ये मालूम होता था जैसे वो अभी उस आतिशदान से चलता हुआ बाहर आ जाएगा, लेकिन जाहिर है ऐसा मुमकिन नहीं था। आग की तपिश के सबब उसके पट्टों में खिंचाव पैदा हो गया और वो चंद लम्हात के लिए सीधा हुआ था। फिर इसके बाद गोश्त जलने की बू फिजा में उभरी और उसके बदन की हड्डियां नुमाया होने लगी। डॉक्टर मारूख शदीद वहशत के आलम में अपनी जगह खड़ी हुई थी। एक नाकाबिल यकीन बात थी। क्या ऐसा भी हो सकता है? वो दिल ही दिल में सोच रही थी और उसके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। तभी वो शख्स उसी अंदाज में उल्टे कदमों पीछे हटा और उसने एक और लिफाफा डॉक्टर मारूख की जानिब पुश्त की तरफ हाथ करके बढ़ाते हुए कहा, इसमें भी 25,000 हैं और ये 25,000 तुम्हें ये मंजर भूल जाने के लिए अदा किए जा रहे हैं डॉक्टर मारूख। डॉक्टर मारूख के बदन में कोई जुम्बिश नहीं हुई। वो तो उस वहशतनाक माहौल से बुरी तरह मुतासिर हो गई थी। तब उसने लिफाफा उसके पैरों में फेंकते हुए कहा, डॉक्टर सुनो, मैंने तुम्हारी दोनों फीसें अदा कर दी हैं। तुम्हें थोड़ी सी नसीहत भी करना चाहता हूँ और वो ये है कि यहाँ जो कुछ भी पेश आया है इस जगह से बाहर निकलने के बाद उसे भूल जाना होगा। उसे याद रखने की कोशिश की तो तुम्हें इस नौजवानी में मौत से हमकनार होना पड़ेगा। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये जानने की कोशिश ना करना। वो तुम्हारे लिए किसी तौर पर बेहतर ना होगा और बाज़ औक़ात कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें मान लेने में ही फ़ायदा होता है और उससे इनहराफ समझ लो अपने लिए अजाब को दावत देने के मुतरादिफ है। लड़की की देखभाल करो, उसकी जो ज़रूरतें हैं उसे पूरा करो और उसके बाद बाहर निकल आओ। वो लोग जो तुम्हें यहाँ तक लेकर आए हैं वापस उसी जगह पहुँचा देंगे जहाँ तुम जाना चाहती हो और इसके बाद तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। उसने बड़े दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाए और मारूख की जानिब रुख किए बगैर तेज कदम उठाता हुआ उस दरवाजे से बाहर निकल गया। कमरे में मुसलसल गोश्त जलने की सरांड फैली हुई थी। बमुश्किल तमाम डॉक्टर मारूख के होशो हवास वापस आ सके। उसने एक झुरझुरी सी ली। इसके बाद यहाँ रुकना उसके लिए मुमकिन नहीं था। एक कदम आगे बढ़ाया तो पांव उस सफेद लिफाफे से टकराया और लिफाफा कई कदम आगे बढ़ गया। उसने लिफाफा देखा, झुककर उसे उठाया और एक बार फिर उसी ख्वाबगाह की जानिब चल पड़ी जहां बदनसीब लड़की अपने गुनाहों का अजाब भुगत रही थी। जो कुछ डॉक्टर मारूख ने देखा वो उसे ता क़यामत नहीं भूल सकती थी। इंसानी जिंदगी का इस कदर बुरा अंजाम, इंसानियत की इतनी तजलील, क्या इंसान ऐसा भी होता है? मेरे मालिक, वो मासूम बच्चा जो दुनिया में आकर दुनिया को देख भी नहीं पाया, इस तरह जहन्नुम की आग में जल गया। खबीस इंसान, तूने मुझे बेशक धमकियां दी हैं, लेकिन बहुत सी बातें मुझ पर फर्ज हो गई हैं। वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई, लेकिन यहाँ एक हैरत अंगेज मंजर था। एक और बच्चा लड़की के पास मौजूद था। डॉक्टर मारूख ने पलकें झपकाईं और फिर सारी सूरत एक लम्हे में उस पर मुनकशिफ हो गई। लड़की ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था और जब वो पहले बच्चे को लेकर उस जालिम शख्स के पास गई तो इसी असना में दूसरे बच्चे की नमूद भी हो गई। उसने बर्क रफ्तारी से आगे बढ़कर अपना अमल शुरू कर दिया और उसके नन्हे से वजूद को कपड़े में लपेटकर अपने सीने से लगा लिया। लेकिन लड़की नीम बेहोशी की कैफियत का शिकार थी। वो खौफजदा निगाहों से इधर उधर देखने लगी। उसके जहन में एक ख्याल गुजरा, अगर उस शैतान को इस बात का इल्म हो जाए कि उसके गुनाह का एक और फल इस दुनिया में है तो वो उसके साथ भी वही सलूक करेगा। चुनाचे इस बच्चे की जिंदगी बचाना उस पर फर्ज है। फिर उसने झुककर लड़की को देखा और आहिस्ता से बोली, सुनो मेरी बात, उस वैश्य इंसान ने तुम्हारे एक बच्चे को हलाक कर दिया है, लेकिन एक और बच्चा इस दुनिया में आ गया है। अगर उसकी जिंदगी बचानी है तो मेरा साथ दो। मैं इसके साथ वो सलूक नहीं होने दूंगी जो पहले के साथ किया गया है। मैं इस बच्चे को यहाँ से ले जा रही हूँ। क्या यहाँ से निकलने का और कोई रास्ता है? लड़की ने आंसू भरी निगाहें उठाई, उसे देखा और फिर एक जानिब इशारा कर दिया। बच्चे की हलाकत की खबर सुनकर उसके चेहरे पर जो तब्दीली रूनमा हुई थी उसने डॉक्टर मारूख के दिल पर जख्म लगा दिए। लेकिन उस वक्त ये सब कुछ सोचने का मौका नहीं था। वो बच्चे की जिंदगी बचाना चाहती थी। फिर उसने कहा, ये रास्ता क्या मुझे बाहर ले जा सकता है? जवाब में लड़की ने इस बात में गर्दन हिला दी। डॉक्टर मारूख ने फिर कहा, क्या तुम अपनी माँ का पता बता सकती हो? नहीं। इस बच्चे को तुम अगर अपने साथ ले जा रही हो तो इसे अपने साथ ही रखना। किसी को ये नहीं बताना कि ये मेरे गुनाह की निशानी है। मेरी माँ के पास भी नहीं ले जाना, वरना मैं खुदकुशी कर लूंगी।
बदबख्त लड़की, कम से कम मुझे इस बच्चे के बाप का नाम तो बताओ। आप उसे देख चुकी हैं डॉक्टर, वो बदनुमा शख्स, वही खबीस, वही बदरू। हाँ, लेकिन मैं उसका नाम नहीं जानती, उसने अपना नाम बताने से मना किया है। काश सुनो, मैं किसी से जिक्र नहीं करूंगी, खुदा के लिए मुझे उस शख्स का नाम बता दो। अगर वो वापस आ गया और उसे इस बात का इल्म हो गया कि एक और बच्चा मेरे पास है, तो वो उसे भी आग में फेंक देगा। क्या? लड़की के चेहरे पर शदीद खौफ उभर आया, उसकी आंखों से आंसू उबल पड़े। उसने आहिस्ता से कहा, क्या उसने मेरे बच्चे को आग में डाल दिया है? हाँ, उस वैशी ने यही सलूक किया था तुम्हारे बच्चे के साथ। आतिशदान की आग में जला दिया है उसने तुम्हारे बच्चे को, और तुम अभी उसका नाम बताने में पसोपेश कर रही हो। लड़की की आंखें आंसू बरसा रही थी, उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। डॉक्टर मारूख ने कहा, खुदा के लिए जल्दी करो। वो इरफान अली है, इस इलाके का बहुत बड़ा जिम्मेदार, बड़ा साहिब हैसियत इंसान है वो। यूं समझ लो कि वो बाहर कदमों की मध्यम सी चाप सुनाई दी तो मारूख ने जल्दी से बच्चे को लपेट लिया और अपने सीने से लगाया, और फिर वो अपना तमाम सामान वगैरह वहीं छोड़कर अकबी दरवाजे से बाहर निकल गई। दरवाजे के बाहर खुली जगह थी, आसमान पर चांद निकला हुआ था और माहौल सर्दी से ठिठरा हुआ था। हवेली के सामने एक सरसब्ज बाग था जिसकी साफ सुथरी रविशें चांदनी में एक अजीब सी पुरस्कार कैफियत पेश कर रही थी। डॉक्टर मारूख को इस इलाके के बारे में कुछ मालूम नहीं था। जिस अंदाज में वो लोग उसे लेकर आए थे, उसके बाद भला इलाके का क्या पता चल सकता था। वो नहीं जानती थी कि ये कौन सी जगह है और उसे कहाँ जाना है, लेकिन उस वक्त उसके ज़हन में सिर्फ एक तस्वुर था, जिस तरह भी मुमकिन हो इस जगह से दूर निकल जाना चाहिए, इतनी दूर कि वो लोग उसका ताकुब न कर सकें। अभी वो चंद कदम ही चली थी कि बच्चे ने अपनी मखसूस आवाज में रोना शुरू कर दिया। रात के सन्नाटे में उसकी आवाज दूर दूर तक फैल गई। मारूख घबरा गई, बच्चा शायद भूख की वजह से रो रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो जल्दी से एक घने दरख्त के नीचे रुकी और तजब्जुब के आलम में इधर उधर देखने लगी। फिर उसने अपना अंगूठा बच्चे के मुंह में दे दिया और इसके साथ ही बच्चे के रोने की आवाज बंद हो गई। खामोशी होते ही उसके कानों में पत्तों के चिरचिराने की आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें हवेली के सदर दरवाजे की जानिब से आ रही थी। फिर उसने एक हैवले को देखा जो हवेली के एक गोशे से नमदार हुआ और रुककर इधर उधर देखने लगा। उसने शायद उस बच्चे के रोने की आवाज सुन ली थी और ये मालूम करने के लिए आया था कि इस तरफ कौन आ गया है जो रो रहा है। फिर उसके मुंह से आवाज निकली, कौन है उधर, कौन है? उसकी आवाज खासी जोरदार थी। डॉक्टर मारूख खामोश खड़ी रही। फिर अचानक ही उसने एक दूसरे हैवले को देखा जो उस शख्स के पीछे से नमदार हुआ। क्या बात है, किसको आवाज दे रहे हो? पता नहीं मालिक, अभी किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी थी। क्या बकवास कर रही हो? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? नहीं मालिक, बस मैंने ये आवाज सुनी थी, उसने कहा। और उस शख्स ने कहा, बच्चे के रोने की आवाज? मालिक, रात का सन्नाटा फैला हुआ है और मेरे कान बहुत तेज हैं। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि वो किसी नन्हे से बच्चे के रोने की आवाज थी। नन्हे से बच्चे के रोने की आवाज? उस शख्स ने सोचने वाले लहजे में कहा। फिर आवाज सुनाई दी, तू यहाँ रुक, कोई नजर आए तो उसे जाने न देना, मैं अभी आता हूँ। और इसके बाद डॉक्टर मारूख ने तेजी से उस हैवले को वापस मुड़ते हुए देखा। उसके बदन में खौफ की लहरें दौड़ गईं। अब किसी भी लम्हे उसके फरार का राज फाश हो सकता था। यहाँ से जितनी दूर निकल जाया जाए यही बेहतर है। चुनाचे वो इंतहाई एहतियात से अपने कदमों की आवाज पैदा किए बगैर दरख्तों और पौधों की ओट में चलती हुई पीछे हटने लगी। बाग के इख्तिताम पर कद्दे-आदम झाड़ियां उगी हुई थीं। उन झाड़ियों में पहुंचते ही उसने दौड़ना शुरू कर दिया। इंतहाई डरावनी और पुरखतर जगह थी। कोई और मौका होता तो ऐसी खतरनाक जगह पर कदम भी नहीं रख सकती थी, लेकिन उस वक्त मौत का खतरा हर किस्म के खतरात पर हावी था। बराबर आगे की जानिब बढ़ रही थी। चंद लम्हात के बाद ही उसे हवेली की तरफ से मध्यम से शोर की आवाजें सुनाई देने लगी। गालिबन इरफान अली ने तमाम मुलाजमों को जगा दिया था और उनकी आवाजों के दरमियान डॉक्टर मारूख ने कार स्टार्ट होने की भी आवाज सुनी। अरे, क्या हकीकत का इल्म हो गया? क्या वो लोग उसके फरार से वाकिफ हो गए हैं? उसने दिल ही दिल में सोचा और पूरी जान से लरस गई। लेकिन अब जो कुछ होना था वो तो होकर ही रहेगा। उसकी अपनी जिंदगी भी खतरे में थी और ये मासूम बच्चा जो उसकी आगोश में था उसकी पूरी तवज्जो का तालिब था। चुनाचे उस वक्त उसे बड़ी हिम्मत के साथ काम करना था। रात सुनसान थी और हवा बिल्कुल ठहरी हुई थी। आसमान पर सितारे थे। किसी तरफ से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। मुमकिन है उस तरफ कोई आबादी हो, लेकिन वो उस आबादी की जानिब जाने की हिम्मत नहीं कर सकी। उसे इल्म था कि अगर वो आबादी के करीब गई तो बस्ती के सब आवारा कुत्ते उसे घेर लेंगे। फिर अचानक ही उसे अकब में किसी के दौड़ने की आवाजें सुनाई दी। आवाज बेशक दूर थी लेकिन बतदरीज करीब होती जा रही थी। वो यकीनी तौर पर इरफान का कोई आदमी ही होगा और यकीनी तौर पर इस तरफ आ रहा है। मारूख ने पहले तो अपनी रफ्तार तेज कर दी, लेकिन फिर सोचा किस तरह वो ताकुब करने वालों की निगाहों में आ सकती है। उसके बाद बचना मुहाल हो जाएगा, इसलिए छुपकर कहीं बैठ जाना ज्यादा मुनासिब है। दूसरा डर ये भी था कि बच्चा कहीं रोना शुरू न कर दे। बस उसने इधर उधर निगाह दौड़ाई और एक बड़ी सी झाड़ी के अंदर घुस गई।
उसने ना तो उस वक्त झाड़ी में छुपे हुए कीड़े मकोड़ों की परवाह की और ना ही उन खराशों का ख्याल किया जो उसके चेहरे और बाजुओं पर आई थी। उसका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त निकला, ताक्कुब करने वाला। थोड़ी ही देर के बाद उसके करीब आ गया। वो बहुत तेज दौड़ रहा था। डॉक्टर मारूख दिल ही दिल में दुआ मांग रही थी कि कहीं वो उसे देख न ले। वो उसके करीब से गुजरता हुआ आगे निकल गया। उसकी निगाहें चारों तरफ भटक रही थीं। कुछ दूर जाकर वो रुक गया और अपनी दाहिनी सिमत देखने लगा। लम्हे भर के बाद उसी तरफ से एक और आदमी भी दौड़ता हुआ नजर आया और उसके करीब पहुंचकर रुक गया। फासला ज्यादा नहीं था और डॉक्टर मारूख आने वालों की गुफ्तगू सुन सकती थी, क्योंकि रात के सन्नाटे खामोशी को कुछ ज्यादा ही बुलंद बनाकर पेश कर रहे थे। कुछ नजर आया? आने वाले ने पूछा। मेरा ख्याल है वो दरिया की तरफ गई है। दूसरे ने कहा, पता नहीं क्या मुसीबत है, अब बताओ क्या करें। पहला आदमी बोला, करना क्या है, नहीं मिली तो कोई हम उसे जमीन खोद कर तो नहीं निकाल सकते। रात कितनी हो चुकी है, हम भी आखिर इंसान हैं। ये मालिक भी अजीब हैं, ख्वामखा आधी रात को भाग दौड़ लगवा दी। बस यार, सब ही अजीब हैं। अच्छा ही हुआ कि वो नहीं मिली, वरना इस वक्त उसकी कब्र भी खोदनी पड़ती। ये अल्फाज सुनकर डॉक्टर मारूख के बदन में झुरझुरी सी आ गई। उसने सोचा कि इंसान कितना वैसी होता है। अपने ऐशो आराम के लिए दूसरों की जिंदगी ले लेना उसके बाएं हाथ का खेल होता है। मगर वो थी कौन? पहले ने पूछा। वो उसी तरफ वापस आ रहे थे। अब कोई भी हो, जाहिर है हमें बताकर तो कोई यहाँ नहीं लाया जाता। इस हवेली में लड़कियां तो आती रहती हैं। फिर उनकी आवाजें मध्यम होती चली गईं और वह दूर निकल गए। तब डॉक्टर मारूख ने बच्चे को अपने सीने से लगाया और वहां से निकलकर एक जानिब चल पड़ी। बड़ा खतरा टल जाने के बाद छोटे खतरे इंसान को परेशान करने लगते हैं। अब उसे इस बात का खौफ था कि इस वीराने में कहाँ भटकती फिरेगी। कौन जाने आबादी किस तरफ है, क्या करना चाहिए, किधर का रुख करना चाहिए। माहौल में भी सर्दी अच्छी खासी थी। वो उन झाड़ियों के दरमियान रात नहीं गुजार सकती थी। अभी तक तो खैर इंसानों के अलावा और कोई खतरा दरपेश नहीं हुआ, लेकिन क्या जाने आगे क्या हो। चुनाचे चलते चलते वो एक कच्चे रास्ते पर पहुंच गई। दूसरी तरफ सरसब्ज खेत दूर दूर तक फैले हुए थे। यहाँ रुककर उसने सोचा कि क्या किया जाए। अचानक ही बाएं तरफ एक टिमटिमाती सी रोशनी नजर आई। रोशनी मुतहर्रिक थी और फिर उसे नन्ही नन्ही घंटियों की आवाजें भी सुनाई दी। गालिबन कोई बैलगाड़ी थी जो इस तरफ से गुजर रही थी। पहले तो उसने लम्हा भर सोचा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और उस गुजरगाह पर आ खड़ी हुई जहां से वो बैलगाड़ी आ रही थी। बैलगाड़ी में एक लालटेन लटकी हुई थी जो आहिस्ता आहिस्ता हिल रही थी। इसके अलावा गाड़ी बान धीमे सुरों में कोई गीत भी आलाप रहा था। फिर वो करीब पहुंचा तो डॉक्टर मारूख अपनी जगह से उठी और उसके सामने आ खड़ी हुई। गाड़ी बान रात के वीराने में खूबसूरत औरत को देखकर हवास बाख्ता हो गया। गालिबन उसे वो किसी याद आ गई जो चुड़ैलों वगैरह के बारे में मशहूर थे कि किस तरह चुड़ैलें नौजवान और खूबसूरत औरतों का रूप धार कर चांदनी रातों में मुसाफिरों को अपने पीछे लगाकर ले जाती हैं। उसके खौफ और दहशत का ये आलम हुआ कि उसने गाड़ी रोक दी। बैल पुरसुकून थे। फिर मारूख को यह एहसास हुआ कि वो गाड़ी छोड़कर भाग जाए, लेकिन अचानक उसकी गोद में दबे हुए बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। बच्चे की आवाज सुनकर गाड़ीबान रुक गया। फिर उसकी खौफजदा आवाज उभरी, कौन हो तुम, कौन हो? उसकी आवाज में शदीद खौफ का तासुर पाया जाता था। डॉक्टर मारूख 2 कदम आगे बढ़ी और बोली, भाई मैं एक परेशान हाल औरत हूँ, रास्ता भटक गई हूँ, समझ में नहीं आता कि कहाँ जाऊं। मेरे साथ मेरा बच्चा भी है, मैं सख्त परेशान हूँ। रास्ता भटक गई हो? गाड़ीबान हैरानगी से बोला, लेकिन रास्ता कैसे भटक गई? आखिर यहाँ निकल आने का मतलब क्या है? किस तरह आई? यानी इस इलाके में ना तो कोई पक्की सड़क है और ना ही कोई ऐसी जगह जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह। तुम यहाँ तक कैसे पहुंची? बड़ी लंबी कहानी है भाई, यूं समझ लो कि तकदीर की मारी हूँ। ये बताओ कि लाला जान यहाँ से कितनी दूर है? लाला जान तो यहाँ से काफी दूर है, कोई 30 मील दूर होगा। क्या वहां जाने के लिए कोई बस वगैरह मिल जाएगी? डॉक्टर मारूख ने पूछा। इस वक्त तो बहुत मुश्किल है, वैसे भी पक्की सड़क यहाँ से काफी फासले पर है। रात के वक्त ट्रक चलते रहते हैं, लेकिन तुम। वो किसी सोच में डूब गया। फिर आस्था से बोला, देखो किसी ट्रक पर बैठकर सफर करने की कोशिश मत करना, ड्राइवर अच्छे लोग नहीं होते। तुम अकेली हो, ऐसा ना हो किसी अजाब में गिरफ्तार हो जाओ। डॉक्टर मारूख ने महसूस किया कि देहाती गहरी निगाहों से उसका जायजा ले रहा है। वो भी एक नौजवान था। फिर वो बोली, यहाँ आसपास कोई आबादी नहीं है भाई, बस थोड़ी दूर हमारा गांव है। क्या वहाँ तुम्हारे गांव में मुझे रात गुजारने का ठिकाना मिल जाएगा? कोई ऐसी सराय वगैरह जहाँ सिर्फ एक रात गुजारी जा सके? कहाँ की बात कर रही हो बीबी? यहाँ देहातों में सराय वराय कोई नहीं होती। लेकिन तुम हो कौन? बस मुझे एक बात बता दो। क्या कहीं कोई चुड़ैल वगैरह तो नहीं हो? गाड़ीबान ने इस कदर सादगी से कहा कि इन हालात के बावजूद डॉक्टर मारूख को हंसी आ गई। उसने कहा, अब मैं क्या जानूं कि मैं चुड़ैल हूं या नहीं। फिर उसने गाड़ीबान को नीचे उतरते हुए देखा। वो डरे डरे से अंदाज में डॉक्टर मारूख के करीब पहुंचा।
और फिर उसने झुककर उसके पैरों को देखा और आहिस्ता से बोला, पैर तो सीधे हैं, ये बच्चा तुम्हारा ही है? हाँ, डॉक्टर मारूख ने जवाब दिया। समझ गया। क्या जरूर कसम से झगड़ा करके निकल आई हो, है ना यही बात? मैं भी कितना बुद्धू हूँ, कितनी देर में समझा। मगर कहाँ की रहने वाली हो? शहरी हो ना? असल में शहर के रहने वाले ही ऐसे काम कर सकते हैं, हम देहाती लोग तो ऐसी चीजों को बहुत बुरा समझते हैं। खैर चलो बैठ जाओ। कितने दिन का है तुम्हारा ये बच्चा? डॉक्टर मारूख एक लम्हे के लिए खामोश हो गई, फिर उसने आहिस्ता से कहा, बहुत छोटा सा है। ठीक है, अब जब हम तुम्हें ले जा रहे हैं तो कोई ऐसी बात नहीं, चलो आ जाओ, बैठ जाओ। डॉक्टर मारूख बमुश्किल तमाम गाड़ी में बैठ सकी। गाड़ीवान खुद भी गाड़ी पर चढ़ गया, फिर बोला, अब जबकि तुम हमारे साथ चल ही रही हो तो किसी किस्म की फिक्र मत करो। मियाँ से झगड़ा हो गया है, वो भी ठीक ठाक हो ही जाएगा। जितने दिन चाहो हमारे पास रह सकती हो। मेरा नाम जब्बार खान है, तुम्हारा नाम क्या है? बस मेरा नाम मीरा है। नाजों की पली मालूम होती हो, सूरत शक्ल भी अच्छी खासी मालूम होती है। असल में पहले हम तुमसे डर रहे थे, अब जब हमें पता चला कि तुम चुड़ैल नहीं हो तो बस क्या कहें। तुम्हारी शक्ल तो बहुत ही अच्छी है और कपड़े भी बहुत अच्छे पहने हुए हैं तुमने, पता लग गया है शहरी की हो। हम तो पहले ही कह चुके हैं कि शहरी की लड़कियां ऐसी होती हैं, मगर तुम्हारा बच्चा बहुत ही छोटा है, बस मजबूरी है भाई जब्बार खान। ये क्या भाई भाई की रट लगा रखी है? खाली जब्बार खान भी कह सकती हो तुम। वैसे अच्छा हुआ जो हमें मिल गई, आज हम बहुत देर तक काम करते रहे, अगर हम इधर ना आते तो जाने तुम्हारा क्या बनता। खैरियत ना होती तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की। बच्चे का नाम क्या रखा है? बस अभी कुछ नहीं रखा। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। गाड़ी आगे बढ़ती रही और जब्बार खान ना जाने किस किस्म का आदमी था, वैसे बड़ा तंदुरुस्त और तवाना था और जरा बेतकल्लुफी मालूम होता, जरूरत से ज्यादा बातें कर रहा था। कहीं ऐसा ना हो किसी किस्म की मुश्किल बन जाए, लेकिन आबादी तक पहुंचे। मुश्किलात तो अब जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं। थोड़ी देर तक वो खामोश रही, उसके बाद जब्बार खान ने कहा, सुनो मीरा। मीरा ही नाम बताया ना तुमने? हाँ। कितने दिन रहोगी? बस जब्बार खान, सुबह वापस चली जाऊंगी। बल्कि अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं सुबह होने से पहले ही वापस चली जाऊंगी। कैसा काम? तुमने लाला जान का वो अस्पताल देखा है जिसके मालिक डॉक्टर फराज हैं? फराज क्लिनिक के नाम से मशहूर है। नहीं, हमने नहीं देखा। मगर क्यों? बस वहाँ जरा सा काम है। क्या काम है? तुम्हें अस्पताल जाना पड़ेगा, एक पर्चा लिख कर दूंगी मैं, उसे अस्पताल की नर्स के पास ले जाना, वो तुम्हें एक सूटकेस दे देगी, उसे लेकर वापस जाना। इस वक्त जानती हो कि रात का क्या बजा है? वो तो देर हो गई, वरना हम खुद इतनी रात को सफर नहीं करते, जिंदगी का खतरा होता है। चोर लुटेरे कहीं भी मिल जाएं तो भला जिंदा छोड़ेंगे? ना बीबी ना, बस हमारे साथ चलो, अगर कोई काम है भी तो दिन में देखा जाएगा, कर देंगे तुम्हारा काम। डॉक्टर मारूख खामोश हो गई। ठीक ही कह रहा था वो, अब जो कुछ भी है रात तो गुजारनी ही पड़ेगी। बस ना जाने कैसे कैसे ख्यालात उसके जहन में आ रहे थे। देखा जाएगा। वो सफर करते रहे। कुछ देर के बाद कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी। इसके साथ ही कहीं इक्का दुक्का रोशनियों की टिमटिमाहट भी नजर आई। गालिबन उसकी बस्ती करीब आ गई थी। बैलगाड़ी आगे बढ़ती रही और थोड़ी देर के बाद वो एक कच्चे मकान के सामने जाकर रुक गई। जब्बार खान ने कहा, अव्वल तो कोई जागता हुआ मिलेगा नहीं, लेकिन अगर कोई मिल भी जाए तो मुंह छुपाकर बैठ जाना, मैं कोई ना कोई बहाना कर दूंगा, उसने कहा और फिर नीचे उतर गया। उसके साथ ही डॉक्टर मारूख भी नीचे उतर आई। जब्बार खान ने पहले बैल खोले, उन्हें खुरली में बांधा और फिर दरवाजे की कुंडी खटखटाई। डॉक्टर मारूख उसके पीछे खड़ी थी। कुछ लम्हों बाद दरवाजा खुला और लालटेन की रोशनी बाहर झांकने लगी। लालटेन की रोशनी के अकब में एक इंसानी जिस्म नजर आया, जिसे एक लम्हे में देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि किसी नौजवान लड़की का जिस्म है। अब्बा, बड़ी देर कर दी आज तुमने, लड़की की आवाज सुनाई दी और जब्बार खान अंदर दाखिल हो गया। उसके पीछे पीछे डॉक्टर मारूख अंदर पहुंची। लड़की ने किसी और को महसूस किया तो एकदम चौंक कर बोली, अरे ये कौन है अब्बा? मेहमान है, बेचारी को कहीं कोई जगह नहीं मिली तो इसे जगह दे दो, रात को पढ़ने के लिए, छोटा सा बच्चा है इसका। मगर अब्बा, ये हमारे साथ अब बातें ही बनाएगी या अंदर भी चलेगी? दिन भर का थका हारा आ रहा हूँ, तुम लोगों को ना जाने सवालात करने का इतना मर्ज क्यों है? जब्बार खान ने झिल्लाए हुए लहजे में कहा और लड़की खामोश हो गई। मारूख उसके साथ अंदर दाखिल हो गई। जब्बार खान बोला, कुछ खाओगी पियोगी, भूखी हो? डॉक्टर मारूख को एकदम एहसास हुआ कि वो भूखी है। जो होशरुबा वाकयात पेश आए थे उनमें भूख प्यास का भला क्या तस्वुर रह गया था, लेकिन अब एक ठिकाना मिल जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो वाकई भूखी है। उसने कहा, भाई जब्बार, जिस तरह तुमने मेरी मदद की है इसके लिए मैं तुम्हारी बेहद एहसानमंद हूँ। अगर घर में कुछ हो तो थोड़ा सा मुझे दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी। और थोड़ा सा दूध इस नन्हे बच्चे के लिए, बंदोबस्त हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। जरी? जी अब्बा। इसे अंदर कमरे में ले जाओ और इसके आराम के लिए जगह बना दो। मेरे लिए खाना तो रखा है ना? हाँ बाबा, क्यों नहीं, थोड़ा सा इन्हें भी दे दो, आखिर मेहमान है। ठीक है अब्बा।
आओ बीबी, जरी ने कहा, और डॉक्टर मारूख उसके साथ चल पड़ी। कच्चा सा मकान था, काफी वसी और ईज। कई कमरे बने हुए थे। जिस कमरे में जरी नामी लड़की उसे लेकर गई वो भी एक छोटा सा कमरा था। हवा के लिए खिड़की बनाई गई थी जिस पर एक पर्दा पड़ा हुआ था और कोई रोक टोक नहीं थी। इन गांव वालों की जिंदगी शहरी जिंदगी से कहीं ज्यादा पुरसुकून है। घर में कुछ है ही नहीं जो दरवाजों पर ताले लगाने का ख्याल आए। अलबत्ता हवा ही अंदर आ सकती है। एक झलिंगा सी चारपाई, मैली सी चादर बिछी हुई। जरी ने उसकी जानिब इशारा किया। आप उधर आराम करो जी, हम खाना गर्म करके लाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जरी, डॉक्टर मारूख ने कहा और लड़की चौंक कर रुक गई। अरे आपको हमारा नाम कैसे मालूम हुआ? तुम्हारे अब्बा ने अभी अभी तो तुम्हारा नाम लिया था, डॉक्टर मारूख ने मुस्कुरा कर कहा। आप शहर की हो ना जी? शहर के लोग बड़े समझदार होते हैं। मैं अभी आपके लिए खाना लाती हूँ। जरी बाहर आई तो उसने दादी को जागते हुए देखा। बाप से बातें कर रही थी और शदीद गुस्से में थी। ये क्या आधी रात को खुद बुद लगा रखी है? सोने भी नहीं देते हो चैन से। अम्मा अभी उम्र तेरे सोने की है, जाकर अल्लाह अल्लाह किया कर। इतनी गहरी नींद सोना अच्छी बात नहीं है। मगर तुझे इतनी देर कैसे हो गई? बस अम्मा, मंडी ही में देर हो गई, अब क्या किया जाए। इतनी सी देर में जरी उनके करीब पहुंच गई तो जब्बार खान ने कहा, पहुंचा दिया उसे अंदर? हाँ, खाना गर्म करती हूँ, उसे भी दूंगी और तुम्हें भी। अब्बा? किसे? जब्बार खान की माँ ने चौंक कर पूछा। अरे वो बस अम्मा, एक बेचारी मुसीबत ज़दा रास्ते में मिल गई। नन्हे से बच्चे की माँ है। अब सारा किस्सा क्या है ये तो अल्लाह ही जाने, पर बेचारी मुसीबत की मारी थी। कहने लगी रात भर के लिए जगह दे दो, सुबह होते ही कहीं ना कहीं चली जाऊंगी। तेरा सत्यानाश जब्बार, तू ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है। अरे कहाँ से मिल गई थी? बस अम्मा, बेकार की बातें ना किया कर। तुझे अल्लाह अल्लाह करने से वास्ता है या फिर इस किस्म की बातों से? वो शहबाज खान अभी आया या नहीं? आवारा हो तुम सारे के सारे, रातों को मारे मारे फिरते हो। वो भी अभी तक नहीं पहुंचा। खैर उसकी तो बात ही अलग है, बादशाह है बादशाह। अरे तू खड़ी मुंह देख रही है? जरी जाकर खाना ला सबके लिए और उसे भी दे दे बेचारी को, जब्बार खान ने बेटी से कहा। है कौन, क्या कहती है, कहाँ जाएगी? इतनी सारी बातें तो मैंने नहीं पूछी। कहती है सुबह चली जाएगी, शहर की है। हाँ ये भी कह रही थी एक पर्चा देगी मुझे शहर में अस्पताल के लिए। लाला जान की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ वो तो मैं समझ गई, मगर किसे पर्चा देगी? खुदा तेरा भला करे अम्मा। अरे बाबा तू जाकर आराम कर, सो जा। इस सारी कहानी के चक्कर में क्यों पड़ी हुई है? इसलिए पड़ी हुई हूँ कि जवान बेटी का बाप किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। नहीं फंसूंगा, और अगर मुसीबत में फंस जाऊं तो तू मेरी मदद ना करना। जा सो जा, अब तुझे खुदा का वास्ता, मगज खाने की तुझे आदत है अम्मा, जब्बार झिल्लाए हुए अंदाज में बोला। और जब तू बचपन में मेरा मगज खाता था तो मैंने तुझसे कभी नहीं कहा कि सो जा। ठीक है, सोए जाती हूँ, भाड़ में जा, चूल्हे में जा, मुझे क्या पड़ी है जो मैं तेरी मुसीबत में पड़ूं। बड़ी भी चली गई और जब्बार खान हंसने लगा। अम्मा को बस ना जाने क्या हो गया है, बुढ़ापे में सारे लोग बस एक जैसे ही हो जाती हैं। मगर बात उसकी भी सच है, मैंने भी बचपन में उसे इतना ही परेशान किया होगा। जब्बार खान हंसता रहा। बावर्ची खाने से आवाजें सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर के बाद जरी ने खाना और पानी का गिलास उसके सामने रखा और बोली, अब्बा मैं उसके लिए खाना लेकर जा रही हूँ, तुम खाकर बर्तन उधर ही रख देना और सो जाना। तू ऐसा कर जरी, उसके पास जाकर ये कह देना कि पर्चा मुझे दे दे, सुबह मैं निकल जाऊंगा। अच्छा है, बेचारी का भला हो जाए। ठीक है अब्बा, मैं कह दूंगी, बस तू जा, मैं बर्तन रख दूंगा। जरी बावर्ची खाने में चली गई। प्लेट में दाल निकाली, डलिया में रोटियां रखी। मेहमान की वजह से जरा दाल पर भिगार वगैरह लगा लिया। इसके साथ ही साथ उसने थोड़ा सा दूध और चमचा भी ले लिया। नन्हे बच्चों से उसे खासी मोहब्बत थी और छोटे छोटे बच्चों को जहां भी मिलते गोद में खिलाती और खूब प्यार करती। वो वापस पलटी और फिर लालटेन रोशन करके अंदर ले गई। लालटेन को एक जगह रखा और कहने लगी, लाओ बच्चा मुझे दो, मैं इसे दूध पिलाती हूँ। डॉक्टर मारूख ने मुस्कुराती निगाहों से जरी को देखा और बच्चे को उसकी तरफ बढ़ा दिया। अचानक ही जरी की नजर डॉक्टर मारूख के चेहरे पर पड़ी और वो एक लम्हे के लिए रुक गई। डॉक्टर मारूख उसकी तरफ हाथ बढ़ाए हुए थी। जरी उसे हैरत और दिलचस्पी से देख रही थी। फिर वो बोली, अरे डॉक्टर साहब। डॉक्टर मारूख का बदन कांप गया। उसने सहमी हुई निगाहों से जरी को देखा तो जरी मुस्कुरा रही थी। वह मुसर्रत के आलम में बोली, आपने मुझे नहीं पहचाना डॉक्टर साहब? तुम सचमुच नहीं पहचानी? आप डॉक्टर हो ना, लाला जान के अस्पताल में डॉक्टरी करती हो ना? हाँ, मगर तुम? अरे मुझे भूल गई, अब्बा लेकर आया था मुझे तुम्हारे पास, मेरी तबीयत खराब थी, मुझे पीलिया हो गया था, तुमने मेरा इलाज किया, भूल गई डॉक्टर साहब। डॉक्टर मारूख ने गौर से उस लड़की को देखा। अब खदोखाल में कुछ मानूसियत नजर आने लगी। उसने एक ठंडा सांस लेकर कहा, हाँ जरी, मैं अस्पताल में डॉक्टरी करती हूँ, ये बच्चा तुम पकड़ लो। बेचारा पैदाइश के बाद से अब तक भूखा है। क्या मतलब? जरी क्या बताऊं, क्या आपका बच्चा नहीं है ये?
हाँ नहीं, मेरा बच्चा नहीं है, बस किसी का है। मैं इसे लेकर अस्पताल जाऊंगी। बेचारे की माँ। डॉक्टर मारूख ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। मर गई? जरी ने अफसोस से पूछा। हाँ। और डॉक्टर मारूख ने सोचा कि वो लड़की जो 2 बच्चों को जन्म देकर कंवारी माँ बन चुकी है, मर ही चुकी है। अब उसमें जिंदगी के इम्कानात कहाँ बाकी हैं, और फिर वो बदबख्त लोग ना जाने उसके साथ क्या सलूक करेंगे। आपने बताया नहीं डॉक्टर साहिबा? हाँ, बेचारी मर गई और ये बच्चा लावारिस छोड़ गई। क्या इसका बाप नहीं है? नहीं, वो पहले ही मर चुका है, डॉक्टर मारूख ने कहा। तो फिर इसका क्या करोगी आप? बच्चे को किसी खैराती इदारे में दाखिल करा दूंगी। हाय अल्लाह, कैसा बदनसीब है, मगर कितना प्यारा है। जरी ने बच्चे को गोद में उठा लिया और फिर वो बैठकर उसे छोटे से चम्मच से दूध पिलाने लगी और डॉक्टर मारूख ने सामने जो कुछ रखा था उसे खाकर खुदा का शुक्र अदा किया। जरी ने चौंक कर कहा, अब्बा कह रहा था कि आप उसके लिए पर्चा लिख कर दे दो, सुबह ही सुबह निकल जाएगा। अच्छा ठीक है जरी, कहीं से कागज और कलम मिल सकता है? क्यों नहीं मिल सकता, मैं भी 5 जमातें पढ़ चुकी हूँ और अपने घर में तमाम हिसाब किताब मैं खुद ही करती हूँ। अभी लाती हूँ, बच्चे को ले जाओ, डॉक्टर मारूख ने कहा। वो अपने आप को संभाले रखने की कोशिश कर रही थी, वरना जिन वाकयात से निकलकर यहाँ तक पहुंची थी और अभी तक जिन हालात का शिकार थी, उसने उसके अज़ा को मफलूज कर रखा था। लेकिन हिम्मत ही उस वक्त जिंदगी बचा सकती थी। जो अमल उसने किया और जो अज़्म उसके दिल में पल रहा था, उसे पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए हिम्मत का सहारा लेना बहुत जरूरी होगा। जरा भी कहीं कच्चापन रहा तो मार खा जाएगी और फिर जिंदगी ना जाने किस नहज पर पहुंचे। थोड़ी देर के बाद जरी कागज और कलम ले आई। डॉक्टर मारूख ने मुख्तसर से अल्फाज में डॉक्टर फराज के लिए पर्चा लिखा और उसे बताया कि वो किन हालात का शिकार है। उसने ये भी लिखा कि वो बैलगाड़ी में जब्बार खान के साथ लाला जान खुद भी आ सकती थी, लेकिन रास्ते खतरनाक होंगे क्योंकि उसे तलाश किया जा रहा है। फौरी तौर पर पुलिस की मदद लेकर जब्बार खान के साथ यहाँ तक पहुँचना ताकि उसकी गुलू खुलासी हो सके। ये पर्चा लिखकर उसने जरी को देते हुए कहा, जरी तुम अपने अब्बा को समझा देना कि वह एहतियात से अस्पताल तक पहुंचे। फराज क्लिनिक है उस अस्पताल का नाम। हमने देखा है जी, अब्बा ने भी देखा है। वो तो जा चुका है जी, पहचाना नहीं होगा आपको। हाँ, वो रात के अंधेरे में मुझे मिला था और अंधेरे ही में मैं यहाँ तक पहुंची थी। भला हम दोनों एक दूसरे को कैसे पहचान सकते थे? ठीक है, आप इत्मीनान रखो। वैसे जरी यहाँ कौन कौन है? बस जी मैं हूँ, अब्बा है, हमारा एक चाचा हमारे साथ रहता है और अम्मा, मेरा मतलब है अब्बा की अम्मा है, यानी मेरी दादी। अच्छा, तो तुम्हारी माँ? वो तो कब की मर चुकी है जी। उस वक्त तो मैं सिर्फ 4 साल की थी। तुम्हारे अब्बा ने दूसरी शादी नहीं की? नहीं जी, गरीबों से कौन शादी करता है, एक दफा हो जाए तो बड़ी बात है। ठीक है, क्या करते हैं तुम्हारे पापा? बस जी सब्जी तरकारी का काम करते हैं, खेतों से माल उठाते हैं और मंडी ले जाकर बेच देते हैं। जिन लोगों का माल उठाते हैं वो उन्हें पैसे देते हैं और बाकी में घर का खर्च चलता है, जरी ने सादगी से बताया और डॉक्टर मारूख गर्दन हिलाने लगी। फिर उसने कहा, तुम्हारा बेहद शुक्रिया जरी, अब जाकर आराम करो। हाँ जी, जरी ने कहा और बर्तन उठाकर लेकर निकल गई। डॉक्टर मारूख सर पकड़कर उस पलंग पर बैठ गई। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। दूसरे दिन उसे अपने घर जाना था। तमाम तैयारियां हो चुकी थी, टिकट वगैरह भी आ गया, लेकिन वो इस उफ्ताद का शिकार हो गई। कभी कभी इंसान पर कैसी बुरी घड़ी आ पड़ती है, वो दिल ही दिल में सोच रही थी। फिर उसको उस वैश्य इंसान का ख्याल आया और एक बार फिर उसका बदन कांप गया। अब तक वो अपने आप को ना जाने किस किस तरह संभाले हुए थी, लेकिन अब उसका तसव्वुर करके एक बार फिर उसके दिल में वहशत उभर आई। किस कदर भयानक था वो, और उसे मेरी तलाश है। खुदाया मेरी मदद कर, अगर मैं उसके हाथ लग गई तो ना जाने वो मेरे साथ क्या सलूक करेगा। खौफ दहशत के साए उसके दिल को लर्जाते रहे और वो अजीब सी वहशत में मुब्तला हो गई। क्या बनेगा मेरा, क्या होगा? खुदाया रहम कर मुझ पर। मासूम से बच्चे को उसने अपनी आगोश में भींच लिया। ये फितरत का तकाजा था, ममता औरत के दिल में होती है। औरत इस जज्बे से कभी किसी भी शक्ल में महरूम नहीं रहती। इस बच्चे से उसका कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन अब उसकी जिंदगी बचाने के लिए वो अपने आप को दांव पर लगाने के लिए तैयार थी। ना सिर्फ ये, बल्कि उसने फैसला कर लिया था कि जरा सा बेहतर मौका नसीब हो जाए, वो उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाए बगैर नहीं छोड़ेगी जो इसके जिम्मेदार थे। कितनी ही बड़ी शख्सियत क्यों ना हो, आखिर कानून भी कोई चीज होता है, वो सोच रही थी। हालांकि उस बदबख्त इंसान ने उसे धमकियां देते हुए कहा था कि अगर उसने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की तो बदतरीन मुसीबतों का शिकार हो जाएगी। इसमें कोई शक नहीं था कि वो इस धमकी से खौफजदा थी, लेकिन उसके अपने दिल में इंतकाम की जो आग सुलग रही थी वो भी इस कदर ताकतवर थी और वो उससे खौफजदा नहीं थी।
लेकिन इसके लिए शर्त थी कि हिम्मत और जिम्मेदारी के साथ यहाँ से निकलकर अस्पताल पहुंच जाए। इसके बाद उसे यकीन था कि डॉक्टर फराज उसकी पूरी मदद करेंगे। नींद का तो तस्वुर भी उसके जहन में नहीं था। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई दे रही थी और डॉक्टर मारूख बच्चे को गोद में लिए खामोश बैठी थी। मासूम बच्चा सो गया था। फिर अचानक ही डॉक्टर मारूख का दिल उछलकर हलक में आ गया। दरवाजे की जंजीर बजी थी और रात की तारीकी में उसकी आवाज नुमाया तौर पर सुनाई दी। या खुदा, वो हौल कर रह गई। कहीं कोई मेरी तलाश में तो नहीं आया, वरना रात का ये हिस्सा और किसी की आमद। खुदाया, क्या करूं? उसने सोचा। थोड़ी देर तक खामोशी रही और उसके बाद बातें करने की आवाजें सुनाई देने लगी। गालिबन दरवाजा खोला गया था। बूढ़ी औरत जिसे अम्मा कहकर पुकारा गया चीख रही थी, अरे तुम लोगों ने घर को क्या भटियार खाना बना रखा है? कोई 12 बजे चला रहा है तो कोई 4 बजे आ रहा है। आखिर ये घर है, इंसान की तरह घर में आया जाया करो। धत तेरे की अम्मा, तूने कभी खैरियत तो पूछी ही नहीं, बस लगी अपना रोना पीटने। अरे बाबा, तू जाकर सो जा, तेरी नींद इतनी कच्ची क्यों है? मैं आ जाता, किसी न किसी तरह जरी दरवाजा खोल देती, भाई दरवाजा खोल देता। बहुत ज्यादा बातें बनाने लगा है तू। मैं कहती हूँ ये आने का वक्त है। अम्मा, नौकरी करता हूँ। नौकरी? और फिर नौकरी भी किसकी? अल्लाह ही बस बचाए। ये नौकरी नहीं, गुलामी है। गर्दन में फंदा है तो फिर तू क्यों नहीं छोड़ देता नौकरी? नवाब इरफान आखिर तुझे देता ही क्या है? डॉक्टर मारूख का दिल एक बार फिर धड़क उठा। इरफान अली? अम्मा, खैर देता तो इतना है कि तू खुद भी जानती है, मगर ये आधी रात तक तू आखिर करता क्या है उसके लिए? अब जो कुछ करता हूँ तुझे क्या बताऊं? अब ये बता, सोने देगी या सवालात ही किया जाएगी? भाड़ में जाओ तुम सारे, मैं तो आजिज आ गई हूँ। कहीं कमबख्त कोई जाने की जगह भी नहीं जो चली जाऊं, तुम लोगों से निजात तो मिलेगी। ऐसा करके अपने कमरे में चली जा और दरवाजे को बंद कर ले, बस। उस आदमी ने मध्यम लहजे में कहा। गालिबन जब्बार खान भी जाग गया था। फिर जब्बार खान की आवाज उभरी, मगर तू इतनी देर में आया कहाँ से है? क्या बताऊं बड़े भैया, इरफान अली को तो तुम जानते ही हो। बस दौड़ लगवा दी थी, एक लड़की भाग गई है, उसकी तलाश में मारे मारे फिर रहे थे। डॉक्टर मारूख को चक्कर आने लगे। ये इरफान का मुलाजिम है, उन लोगों में शामिल है जो उसकी तलाश कर रहे थे। तकदीर क्या दिखाना चाहती है? ये तो मुसीबत आ गई मेरी। अचानक ही बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। उसे अपनी नींद में मदाखलत पसंद नहीं आई। डॉक्टर मारूख ने जल्दी से उसके होंठों पर हाथ रख दिया और बच्चे की आवाज रुक गई। उसके कान बाहर की जानिब लगे हुए थे। ये आवाज किसकी है? ये तो बच्चे के रोने की आवाज है, हमारे घर में से आ रही है। हाँ, कैसे? बस एक औरत मिल गई थी रास्ते में, बड़ी दुखियारी है, एक बच्चे की माँ, एक रात की पनाह मांगी है, कल चली जाएगी। औरत? हाँ, एक बच्चे की माँ, कहाँ से मिली है? दूसरी आवाज चौंकी हुई थी। तब जब्बार खान ने पूरी तफसील बता दी और कहा, ये एक पर्चा लिख कर दिया है, कहती है कि लाला जान के अस्पताल पहुंचा दो। डॉक्टर नहीं है? पता नहीं, बच्चा बहुत छोटा है, आवाज से तो ऐसा ही लगता है। कहाँ है? अंदर कमरे में है। कौन से कमरे में? अंदर वाले। अरे बड़े भैया, काम बन गया। कैसा काम? तुम भी क्या याद करोगे, नवाब साहब से इनाम दिलवाऊंगा तुम्हें। तुम ऐसा करो, मगर मैं ही करता हूँ। वो पर्चा कहाँ है? ये रहा मेरे पास, मुझे दो। तुम क्या करोगे? दो तो सही। ये लो, मैं जा रहा हूँ। दरवाजे की कुंडी बाहर से चढ़ा दो, उसका ख्याल रखना निकलने ना पाए। कहाँ जा रहे हो? हवेली। क्यों? बड़े मालिक को खबर करने। क्या खबर करने? बड़े भैया, सारी बातें सुबह को बताऊंगा, तुम बस उसको निकलने ना देना, किसी को उसके बारे में कुछ ना बताना, ठीक है? फिर कुछ और आवाजें आईं। इसके बाद डॉक्टर मारूख ने अपने कमरे की जंजीर बाहर से बंद होने की आवाज सुनी। वो अब भी दरवाजे के पास खड़ी थी। एहसाब शल हो गए। जो कुछ उसने सुना था वो धोखा नहीं था। एक बार फिर रूह फरसा वाकयात का सिलसिला शुरू होने वाला था। वो कैद हो गई थी और अब हवा के तेज झोंके ने बदन को छुआ तो वो चौंक कर पलटी। खिड़की का पर्दा हवा से उड़ रहा था और उसके दूसरी तरफ आजादी का सूरज नजर आ रहा था। वो चौंक पड़ी। ये तो रहनुमाई है कुदरत की तरफ से। हवा के इस झोंके ने उसे बाहर जाने का रास्ता दिखाया। फिर जिद्दोजहद, अपनी और इस मासूम वजूद की जिंदगी बचाने की जिद्दोजहद। इस तस्वुर ने बदन में बर्क दौड़ा दी। तकदीर ने इम्तिहान में डाला है तो ठीक है, मैं उसके इम्तिहान में पूरा उतरने की भरपूर जिद्दोजहद करूंगी। वो आहिस्ता कदमों से दीवार के उस सुराख की तरफ बढ़ गई जो हवा के लिए बनाया गया था। उधर जब्बार खान का भाई शहबाज खान रात की तारीकी में हवेली की तरफ दौड़ा जा रहा था। उसके पास इरफान अली के लिए एक अहम इतला थी। वो इरफान अली की बदकारियों में उसका मुआविन था और खुद भी ऐश करता था। उसे तनख्वाह के अलावा जुबान बंद रखने का इनाम भी मिलता। इरफान अली हवेली में आता तो हर ऊंच नीच को संभाल लेना उसकी जिम्मेदारी होती।
आज भी इरफान अली ने उन लोगों की ड्यूटी लगाई थी, मगर आज का केस संगीन हो गया। लेडी डॉक्टर के बारे में उसे मालूम था कि उसे लाला जान से अगवा करके लाया गया था और कोई खास मामला था। उसे खास मामलों की ज्यादा मालूमात नहीं होती थी, सिर्फ इतना जानते थे जितना जरूरी होता। और आज की जरूरत ये थी कि वो लेडी डॉक्टर जो अगवा करके लाई गई थी बच्चे को लेकर भाग गई है और उसे तलाश करना है। चुनाचे वो दूसरे साथियों के साथ तलाश में लगा दिया गया और आधी रात को थक कर घर वापस लौटा। लेकिन कामयाबी उसके घर में दाखिल हो गई थी और वो एक सनसनीखेज खबर लेकर हवेली जा रहा था। रात की तारीकियों में आखिरकार उसका सफर मुकम्मल हुआ और वो नई हवेली पहुंच गया। बड़े दरवाजे पर पहरेदार बहादुर और फिरोज खान ड्यूटी दे रहे थे। शहबाज खान घोड़े से उतरा तो उन्होंने बंदूकें तान ली। बेवकूफो, मैं शहबाज खान हूँ, शहबाज ने कहा। अरे शहबाज खान, खैर तो है? मालिक आ गए? हाँ, बहुत देर हो गई, मुझे उनसे मिलना है। दिमाग खराब हुआ है क्या? क्यों? वो सो गए होंगे, मैं जगा लूंगा। आखिर मुसीबत क्या पड़ी है? मुसीबत ही है, वरना इतनी रात में क्यों आता? हमारे लिए मुसीबत ना खड़ी कर देना। तुम फिक्र मत करो, ये घोड़ा संभाल लो, मैं अंदर जा रहा हूँ। सोच लो शहबाज खान, तुम जिम्मेदार होगे। हाँ, मैं जिम्मेदार हूँ, तुम फिक्र मत करो, शहबाज खान ने कहा और अंदर दाखिल हो गया। बड़ी हिम्मत करके बड़ी मुश्किलों के बाद उसने इरफान को जगाया। इरफान ने उसे सुरख आंखों से घूरते हुए कहा, क्यों, मौत नाजिल हुई है तुझ पर? आपने हमारी ड्यूटी लगाई थी मालिक। हाँ, और तुम सारे निकम्मे मिलकर उसे तलाश ना कर सके। वो बहुत चालाक है मालिक। यही इतला देने आए हो? नहीं मालिक, वो मिल गई। तकदीर ने हमारी मदद की है। मिल गई? हाँ। कहाँ है? यहाँ गांव में, मेरे घर में। क्या बकवास कर रहे हो? उसे वहां क्यों पहुंचाया है तुमने? इरफान ने घुराए हुए लहजे में कहा। मैंने नहीं पहुंचाया मालिक, वो खुद वहां पहुंची है, शहबाज खान ने बताया। कैसे? इरफान ने पूछा और शहबाज खान ने उसे पूरी कहानी सुना दी। तो उसे लेकर क्यों नहीं आए बेवकूफ? पुरानी हवेली ले जाता। ठीक ना होता मालिक, आप खुद सोचें। बाहर जाकर बैठ, मैं तैयार होकर आता हूँ। और हाँ, बाहर चौकीदार से कह दे कि नूर शाह और शबराती को जगा कर ले आए, वो हमारे साथ जाएंगे। जी मालिक। शहबाज खान बाहर निकल आया। थोड़ी देर के बाद इरफान अली अपनी कीमती गाड़ी में बैठे शहबाज खान के गांव जा रहा था। रास्ता मुकम्मल खामोशी में कटा, फिर वो गांव पहुंच गए। शहबाज खान ने यह सफर घोड़े पर ही तय किया और फिर घोड़े को घर के बाहर बांध दिया गया। इन दोनों को अंदर ले जा और ले आ उसे। जी मालिक, आओ, शहबाज खान ने कहा और फिर उसने दरवाजा बजाया। देर के बाद जब्बार खान ने दरवाजा खोला, फिर चौंक पड़ा। अंदर से माँ की आवाज आई, बेड़ा गर्क हो इनका, सत्यानाश हो जाए, सोना हराम कर दिया है। लेकिन शहबाज खान सब कुछ नजरअंदाज करके आखिरी कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। जंजीर बाहर से चढ़ी हुई थी, उसका मुंह बंद कर लेना, चीखने ना पाए, वरना गांव वाले जाग जाएंगे। ठीक है, फिक्र मत करो, शबराती ने कहा और शहबाज खान ने कुंडी खोल दी। अंदर लालटेन जल रही थी, लेकिन कमरा खाली था। अरे, शहबाज के मुंह से निकला। फिर उसकी नजरें खिड़की की तरफ उठ गईं। वो उसकी तरफ दौड़ा और बाहर निकल गया, लेकिन ताहद्दे नजर खामोशी के सिवा और कुछ नहीं था। मर गए, उसने आहिस्ता से कहा। लाला जान पुलिस स्टेशन का इंचार्ज एक उधेड़ उम्र और तजुर्बाकार शख्स था। खुशकिस्मती या बदकिस्मती से शरीफ आदमी था, पता नहीं बुज़दिल था या अक्लमंद, बस दुनिया साजी जानता था। पुलिस स्टेशन के हाथे में उसने नवाब इरफान अली की कार रुकते देखी तो उसके मुंह से बेख्तियार निकला, खुदा खैर करे। उसने बड़े पुरतपाक अंदाज में इरफान अली का इस्तकबाल किया। मेरे लिए बड़ी शर्मिंदगी का बायस है नवाब साहब कि आप खुद यहाँ आए। हजूर खुद तकल्लुफ से काम लेते हैं, बस एक हरकारी को दौड़ा दिया करें या एक फ़ोन कर दिया करें, खादिम खुद हाजिर हो जाया करेगा। मोहब्बत है आपकी जफर साहब, लेकिन कभी कभी आपसे ऐसे भी मुलाकात होती रहनी चाहिए। ये आपकी बड़ाई है नवाब साहब, मेरे लिए कोई खिदमत हो तो फरमाइए। हाँ, खिदमत है, दिलो जान से, इंचार्ज ने सीने पर हाथ रखकर झुकते हुए कहा। बस जफर अली, ये दौलत दोस्तों से ज्यादा दुश्मन पैदा करती है। लोग ना जाने क्यों एक दूसरे से जलते हैं, हमारी समझ में नहीं आता। हसद, बस हसद। जफर अली ने कहा, अब हमारे कुछ करम फरमा फिर हमारे खिलाफ साजिशों में मसरूफ हो गए हैं। हम कहते हैं कि यहाँ मर्दों की तरह मैदान में आकर लड़ो, लेकिन कोई बुज़दिल सामने नहीं आता। मजमूम साजिशों के जाल बिछाते रहते हैं, ऐसी साजिशें जो हमें परेशान कर देती हैं। आप सिर्फ नाम बता दें उनका, यही तो हम आपसे कह रहे थे। जफर साहब, नाम पता चल जाए तो बात ही क्या है, पोशीदा किरदार कर रही हैं। हाँ, आप मुझे तफसील बताएं, इंचार्ज ने कहा। एक इंकशाफ हुआ है, यहाँ कोई फराज क्लिनिक है। इंचार्ज ना जाने क्यों आ गया। जी हाँ है, उसमें कोई लेडी डॉक्टर है।
शायद डॉक्टर मारूख है उसका नाम। जी आप फरमाइए। अब ये तो मैं नहीं जानता कि उसे किसने हमारे खिलाफ भड़काया है, लेकिन पिछले कई दिनों से वो हमें ब्लैकमेल कर रही है। कहती है कि हमारी इज्जत 2 कौड़ी की कर देगी। अरे लेकिन क्यों? कुछ चाहती होगी भाई, खुलकर कहती तो उसकी आरजू पूरी कर देते, हमारा क्या बिगड़ता। लेकिन क्या? वो हमें सिर्फ बदनाम करना चाहती है। ये इतना आसान तो नहीं हो सकता। बस आप हुक्म करें। नहीं जफर अली, हमने आज तक किसी बकरी के बच्चे को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। किसी को तकलीफ देना हमारा मसलक नहीं है, लेकिन ये भी नहीं चाहते कि कोई हमें कर्ब में मुब्तला करे। ऐसा नहीं हो सकता नवाब साहब, आपका खादिम जिंदा है। बड़ा भरोसा करते हैं जफर अली आप पर। हमने बात आपके कानों तक पहुंचा दी। ख्याल रखिएगा, अगर आप तक बात पहुंचे तो उसे देख लीजिएगा। आप बेफिक्र हैं जनाब, बल्कि हमारा तो ख्याल है कि आप हमारी ये शिकायत दर्ज ही कर लें, अगर आप मुनासिब समझें तो, वरना फिर सब कुछ आप पर मुनहसर है। मेरी दरख्वास्त है कि आप ये शिकायत दर्ज ना कराएं। आपने मुझे ये खबर कर दी, काफ़ी है। बात मुझ तक आने दें, फिर मैं देख लूंगा। जो भी सूरत हाल सामने आई उसे उल्टा कर दूंगा। आप इत्मीनान रखें। चलिए ठीक है, अलबत्ता अगर कोई ऐसी वैसी बात ना हो तो आप एक काम तो करें। हुक्म नवाब साहब। उस लेडी डॉक्टर के मुकम्मल क्वाइफ हमें फराहम करें। कौन है, कहाँ रहती है, ताल्लुक कहाँ से है, खानदान कौन सा है। असल में उससे ये मालूम हो जाएगा कि उसकी पुश्त पर कौन हो सकता है। साहब ये मेरी जिम्मेदारी है। बस ठीक है, हम बेफिक्र हो गए। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, इजाजत। बहुत बेहतर, आप आराम करें। इंचार्ज उसे बाहर तक छोड़ने आया। गाड़ी में उसके मुसल्ला गार्ड बैठे हुए थे। इंचार्ज का सलाम लेकर इरफान अली ने ड्राइवर को इशारा किया और गाड़ी थाने की इमारत के अहाते से बाहर निकल गई। इंचार्ज अपनी जगह खामोशी से खड़ा उसे देखता रहा। फिर वो वापस मुड़ा तो उसने सब इंस्पेक्टर नवाज अली को पीछे खड़ा पाया। क्या बात है नवाज अली? भेड़िया देख रहा था सर। ये खूनी दरिंदे किस तरह आबादियों में घुसे फिरते हैं, इस पर हैरत होती है। अपने जज्बात पर काबू रखो नवाज अली, बाल बच्चों वाले हो। ऐसे लोग खूनी होते हैं। अपने मुखालिफों को तबाह कर देना उनके लिए मुश्किल नहीं होता। जानता हूं सर, नवाज अली ने ठंडा सांस लेकर कहा। आओ, जफर अली ने कहा। वो किसी फिक्र में डूबा हुआ था। ऑफिस में दाखिल होकर उसने कहा, नवाज अली, डॉक्टर फराज को जानते हो? फराज क्लिनिक वाले? क्यों नहीं सर, वो फरिश्ता सिफ्त आदमी है। मुझे याद है बेगम साहिबा का केस उन्होंने किस तरह दिन रात एक कर दिया था। उनका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है नवाज अली। उन्होंने मेरी बीवी को नई जिंदगी दी थी। बात क्या है साहिब जी? मेरे ख्याल में वो खतरे में है, कुछ करना पड़ेगा उसके लिए, जफर अली ने कहा। फिर उसने मुख्तसरन नवाज अली को पूरी तफसील बता दी। सर जी, ये सब कुछ बेमकसद नहीं हो सकता। कोई जाल बुन रहा है उनके खिलाफ। जमीर भी कोई चीज होती है नवाज अली। कोई तरकीब निकालो, कुछ करना पड़ेगा, जफर अली ने सोचते हुए कहा। और दोनों के चेहरे गौर फिक्र में डूब गए। ये आज डॉक्टर मारूख कहाँ गायब है? नाश्ता नहीं करेगी क्या? रात को कुछ ऐसी थकी हुई थी कि जल्द सो गई और मैंने उसे नहीं देखा। डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर मारूख तो रात को वापिस ही नहीं आई, नर्स जमीला ने कहा। क्या साहेब, हम लोग बहुत देर इंतजार करते रहे, फिर सो गए। मैंने फरजाना से कह दिया था कि जरा ख्याल रखे। आज डॉक्टर मारूख को देर हो गई। हो सकता है क्लिनिक में कोई काम हो। ऐसा कैसे हो सकता है? आज तो उसे अपने घर जाना था। रात को तो वो कह रही थी कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, तैयारियां भी करनी है। कहाँ रह गई वो? और ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ कि डॉक्टर फराज ने उसे रात को रोक लिया हो। डॉक्टर नरगिस देर तक सोचती रही और इसके बाद टेलीफोन की जाने बढ़ गई। क्लिनिक में फोन किया और इस्तकबालिया से बात हुई। मैं डॉक्टर नरगिस बोल रही हूँ। जी डॉक्टर साहिबा, दूसरी तरफ से किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी। ये डॉक्टर मारूख कहाँ है? जी वो तो यहाँ नहीं है। क्या जा चुकी है? जी मेरे इल्म में नहीं, शायद रात ही को चली गई थी। क्लिनिक में नहीं है वो? नहीं जी बिल्कुल नहीं। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है? जी डॉक्टर साहिबा, खैरियत? लड़की ने जरा ताज्जुब से पूछा। वो वापस नहीं आई? क्या मतलब? भाई रात को वो वापस नहीं आई? नहीं जी, क्लिनिक में तो नहीं। आप कहें तो डॉक्टर जुनैद से पूछ लूं? प्लीज जरा पूछो और मुझे बताओ, मैं होल्ड किए हुए हूँ। जी मैं अभी बताती हूँ आपको। थोड़ी देर के बाद इस्तकबालिया क्लर्क की आवाज़ सुनाई दी। नहीं जी, रात को वो चली गई थी। यहाँ से जैसे जाती हैं मामूल के मुताबिक चली गई थी। फिर क्या हुआ? वो यहाँ तो नहीं आई? नहीं डॉक्टर साहिबा, यहाँ उनका कोई पता नहीं। डॉक्टर फराज तो नहीं आया अभी? नहीं, इतनी जल्दी वो कहाँ आ जाएंगे। ठीक है, डॉक्टर नरगिस ने कहा और सिलसिला मुनक़ता करके डॉक्टर फराज के घर टेलीफोन करने लगी। डॉक्टर फराज का क़याम भी क्लिनिक के पीछे हिस्से में ही था और उन्होंने घर में अलग टेलीफोन लगवा रखा था। टेलीफोन डॉक्टर फराज ने ही रिसीव किया। हेलो, मैं डॉक्टर नरगिस बोल रही हूँ।
हाँ नरगिस, खैरियत? कोई मरीज है क्या? नहीं डॉक्टर साहब, मैं घर से बोल रही हूँ। कहो क्या बात है? डॉक्टर साहब, वो डॉक्टर मारूख रात को वापस नहीं आई। क्या? जी, वो रात को घर वापस नहीं आई। मैं समझी शायद आपने रोक लिया हो, लेकिन क्लर्क बताती है कि वो रात ही को चली गई थी और क्लिनिक में भी नहीं है। डॉक्टर मारूख। डॉक्टर फराज के लहजे में एक अजीब सा एहसास था। डॉक्टर साहब, ये बात बिल्कुल तय है कि वो रात को यहाँ नहीं आई। क्या बात करती हैं डॉक्टर नरगिस? उसे तो आज अपने घर जाना था। बहुत बेचैन थी वो अपने घर जाने के लिए। कहीं चली तो नहीं गई? जरा मालूम करो। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसे भला जा सकती है वो? ताज्जुब की बात है। अच्छा यूं करो कि जरा सही मालूमात हासिल करने के बाद क्लिनिक पहुंचो। मैं भी पहुंच रहा हूँ। जी अच्छा। फिर काफी देर के बाद डॉक्टर नरगिस तमाम मालूमात इकट्ठी करके क्लिनिक पहुंच गई। डॉक्टर फराज वहां मौजूद थे। पूरे क्लिनिक में चहमगोइयां हो रही थी, क्योंकि डॉक्टर फराज ने आते ही डॉक्टर मारूख के बारे में मालूमात हासिल की। लेकिन यहाँ भी एक अनोखी बात सामने आई। एम्बुलेंस ड्राइवर ने बताया कि डॉक्टर मारूख मामूल के मुताबिक क्लिनिक से घर की जानिब रवाना नहीं हुई। उसने कहा था कि रात को तो डॉक्टर मारूख से उसकी मुलाकात ही नहीं हुई, लेकिन एम्बुलेंस तो गई थी रात को। नहीं साहिब जी, गाड़ी तो वहीं की वहीं खड़ी हुई है। और तुमने ये पूछा भी नहीं कि डॉक्टर मारूख घर वापस जाएगी या नहीं। साहिब जी, ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर डॉक्टर साहिबा को जाना होता तो वो हमसे कह देती, मगर ये तो रोज का मामूल था। साहिब जी, हमने गौर ही नहीं किया। डॉक्टर नरगिस को देखकर डॉक्टर फराज उसकी तरफ पलटा। हाँ नरगिस, कुछ पता चला? नहीं सर, उसका सामान पैक रखा हुआ है। कुछ चीजें उसने अपने घर ले जाने के लिए खरीदी थी, उनके पैकेट भी वहीं रखे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह कि उसका टिकट रखा हुआ है। तब वो कहाँ गई? सर, मुझे कुछ भी नहीं मालूम उसके बारे में। अब तो मैं इस सिलसिले में तशवीश का शिकार हो गया हूँ। जिस कदर जिम्मेदार शख्सियत की मालिक है, उसके बाद तो ये सोचा नहीं जा सकता कि वो इस तरह कहीं गायब हो जाए, और वो भी पूरी रात। सर, क्या हो सकता है? सर, मैं खुद हैरान हूँ। सोचना पड़ेगा। रात तक अगर वो वापस ना आई तो फिर कुछ करते हैं। उसके घर का एड्रेस है तुम्हारे पास? जी मेरे पास है, मुझे दो। और डॉक्टर नरगिस ने डॉक्टर मारूख के घर का पूरा पता डॉक्टर फराज को बता दिया। फिर रात तक इंतजार किया गया। कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई जो डॉक्टर मारूख के लिए मुश्किल का बायस बन जाए, जैसे पुलिस में उसके बारे में रिपोर्ट वगैरह दर्ज करना। पहले सिलसिले में तहकीकात कर ली जाए कि वाकया क्या है। जब रात तक उसका कोई पता नहीं चला तो डॉक्टर फराज ने दूसरे दिन वहां जाने का फैसला कर लिया। एक तवील सफर तय करने के बाद आखिरकार वो पता मालूम करके डॉक्टर मारूख के घर पहुंच गया। दरमियाने दर्जे के उस मकान पर एक नौउम्र लड़के ने उसका इस्तकबाल किया। मेरा नाम डॉक्टर फराज है। जी, किससे मिलना है? डॉक्टर मारूख से। बाजी तो नहीं आई? क्या मतलब? उन्हें आना था। यहाँ सब लोग उनका इंतजार कर रहे हैं और परेशान हैं। अम्मा भी परेशान है। मैं तुम्हारी अम्मा से मिलना चाहता हूँ। तुम डॉक्टर मारूख के भाई हो ना? जी। मुझे अपनी वालदा से मिलाओ। फिर डॉक्टर फराज की मुलाकात फाखरा बेगम से हुई। उन्होंने डॉक्टर फराज का नाम सुनकर फौरन ही उनसे मुलाकात की। डॉक्टर साहब, मारूख को आना था। यहाँ उसके ससुराल वाले भी आए हुए हैं। सारे के सारे परेशान हैं। आज वापस जाने को भी कह रही हैं। फाखरा बेगम, एक अजीबोगरीब हादसा हो गया है। डॉक्टर मारूख क्लिनिक से मामूल के मुताबिक चली थी, लेकिन फिर वो घर नहीं पहुंची। टिकट वगैरह भी खरीद लिया था उसने, लेकिन उसके बारे में कोई मालूमात भी हासिल नहीं हो सकी। मैं परेशान होकर यहाँ आया हूँ। क्या? फाखरा बेगम का रंग उड़ गया। उस वक्त एक करख्त सूरत मर्द, एक कबूल सूरत नौजवान और एक उम्र रसीदा खातून अंदर दाखिल हो गई। यानी डॉक्टर साहब वो वहां से चली थी और यहाँ नहीं पहुंची? खातून ने अजीब से लहजे में कहा। आप कौन है? मैं उसकी होने वाली सास हूँ। ये ससुर और ये शहरयार है। क्या किस्सा है डॉक्टर साहब? ये तो बड़ी अजीब बात है। इत्तेफाक से हमने सुन लिया। आप जरा ये बताइए सारा किस्सा क्या है? वह जनाब, बस जरा अजीब सी परेशानी है। पता नहीं डॉक्टर मारूख कहाँ गायब हो गई हैं। कोई पता नहीं आपको? नहीं जनाब। माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, असल में वो लड़की हमारे खानदान में आ रही थी और हम उसके बारे में इतना ज्यादा जानते भी नहीं हैं। ये बस हमारे साहिबजादे हैं जो कुछ ज्यादा ही उससे मुतासिर हो गए। आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। वो आपके यहाँ काम करती थी। क्या आप बता सकते हैं कि उसका किरदार क्या था? आप निहायत नामाकूल आदमी मालूम होते हैं। मैं उसके लिए परेशान हूँ और आप उसके किरदार की तफ्तीश कर रहे हैं मुझसे। आपकी परेशानी बरहक है, लेकिन हमारी परेशानी भी गलत नहीं। कम से कम आप तो हमारी मदद कर दीजिए। बराहे करम मुझे फाखरा बेगम से बात करने दीजिए। आप इस कमरे से बाहर चली जाएं। मामला दरअसल हमसे भी मुतल्लिक है। शहरयार के वालिद खासे घटिया किस्म के आदमी मालूम होते थे। कहने लगे मेरा नाम जमाल है और मैं एक बड़ा कारोबारी हूँ। आप बराहे करम मुझे डॉक्टर मारूख के बारे में तफसीलात बताइए। फाखरा बेगम, आपके मेहमान मेरे लिए कुछ अजीब सी शख्सियत के मालिक साबित हो रहे हैं। अगर आप मुनासिब समझें तो मुझसे तन्हाई में अपनी बेटी के बारे में बात कीजिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप
آئیے ڈیڈی، آئیے باہر آئیے، یہ کیا آپ لوگوں نے شروع کر دیا؟ شہریار نے ماں باپ سے کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا چلو، ظاہر ہے کسی کے ذاتی معاملات میں ہم لوگ دخل انداز نہیں ہو سکتے، لیکن ہمارے بھی کچھ ذاتی معاملات ہیں، جمال صاحب نے کہا اور باہر نکل گئے۔ شہریار انہیں چھوڑ کر واپس آ گیا۔ معاف کیجیے گا ڈاکٹر صاحب، میں معروف کا منگیتر شہریار ہوں، براہ کرم آپ مجھے کچھ بتائیے۔ شہریار کوئی تفصیل نہیں ہے، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ کل جا رہی ہے، اس کے منگیتر وغیرہ بھی آ رہے ہیں اور بڑا اہتمام تھا، لیکن وہ نہ جانے کہاں چلی گئی، بات ہی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو اب کیا کریں گے؟ ظاہر ہے میں نے آپ لوگوں کو اطلاع دے دی ہے، اس کے بعد اس کا انتظار ہی کر سکتا ہوں۔ براہ کرم آپ اس کے بارے میں ہم سے رابطہ رکھیں، یہ میرا ٹیلی فون نمبر ہے، آپ مجھ سے رابطہ رکھیے گا، میں بھی آپ سے رابطہ رکھوں گا۔ آپ براہ کرم مجھے اپنا ٹیلی فون نمبر دے دیجئے۔ جی ضرور۔ ویسے ایک بات بتاؤں شہریار صاحب، ڈاکٹر معروف جیسی لڑکی آپ کو شاید دوبارہ نہ مل سکے، دعا کیجئے کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو گئی ہو۔ ویسے میں بھی اس کی طرف سے غافل نہیں رہوں گا، لیکن براہ کرم جیسے ہی اس کے بارے میں علم ہو آپ فوراً اطلاع دیجئے گا۔ آپ مطمئن رہیں، مجھے اجازت دیجئے۔ ارے ڈاکٹر صاحب ابھی کچھ دیر تو بیٹھیں، کہاں جائیں گے؟ کلینک چھوڑ کر آیا ہوں، بھائی جس طرح سے بھی بند پڑا پہلی فرصت میں کلینک پہنچوں گا۔ آپ لوگوں کو اطلاع دینا ضروری تھا، اور اب آپ پر بھی یہ فرض لازم ہے کہ جو ہی اس کے بارے میں کوئی اطلاع ملے مجھے فوراً اطلاع دیں، ہو سکتا ہے بعد میں ہمیں پولیس وغیرہ کا بھی سہارا لینا پڑے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب پلیز، ابھی آپ پولیس وغیرہ کے چکر میں نہ پڑیے، میں آپ سے التجا کرتا ہوں اس کے لیے، اور میرے لیے جس قدر مشکلات پیدا ہو گئی ہیں آپ کو شاید اس کا اندازہ نہیں، شہریار نے کہا۔ ڈاکٹر فراز وہاں سے اجازت لے کر رخصت ہو گیا۔ شہریار کے لیے واقعی مشکلات پیدا ہو گئی تھیں۔ اصل میں وہ ڈاکٹر معروف سے محبت کرتا تھا، اور اس کے والد جمال احمد ایک بہت بڑے کاروباری تھے۔ بیٹے کے سلسلے میں ان کے ذہن میں بہت سے خواب تھے، وہ اسے اپنی پسند کی جگہ منسوب کرنا چاہتے تھے۔ ان کے ذہن میں یہی خیال تھا کہ ان کا بیٹا جس حیثیت کا مالک ہے انہیں اس کے ہم پلہ ہی رشتہ ملنا چاہیے۔ لیکن جب اس سلسلے میں شہریار سے معلومات حاصل کی گئی تو اس نے نہایت صاف گوئی سے کہہ دیا کہ اس نے اپنا سہارا تلاش کر لیا ہے۔ ماں باپ سے پوچھنے پر اس نے ڈاکٹر معروف کے بارے میں تفصیلات بتائیں۔ ایک ڈاکٹر سے شادی، لیکن ڈاکٹر معروف کا جو پس منظر تھا وہ ان کے لیے ناقابل قبول تھا۔ وہ کسی بڑے خاندان کی فرد نہیں تھی، اور اس بات سے نہ صرف جمال احمد صاحب کو اختلاف تھا بلکہ ان کی بیگم بھی اس رشتے کی مخالف تھی۔ لیکن بیٹے کی ضد سے مجبور ہو کر آخر کار انہیں ڈاکٹر معروف سے شہریار کی منگنی کرنی پڑی۔ ڈاکٹر فراز کے چلے جانے کے بعد جمال احمد صاحب نے طنزیہ لہجے میں کہا، کہاں گئی تمہاری ڈاکٹر معروف؟ نہ جانے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں ڈیڈی، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ دیکھو بیٹے، دنیا کو میں نے تم سے بہت زیادہ دیکھا ہے، اور تجربے کی آنکھ بہت وسیع ہوتی ہے۔ جو لڑکیاں گھر سے باہر نکل جاتی ہیں اور وہ بھی اس طرح کہ انہیں شام کو گھر واپس نہ آنا پڑے، ان کا طرز زندگی بہت بدل جاتا ہے۔ مہذب الفاظ میں آپ اسے ایک بد کردار لڑکی کہنا چاہتے ہیں، حالانکہ تمہارے سامنے مجھے مہذب بننے کی ضرورت نہیں، لیکن تمہارے کہنے سے میں نے اس لڑکی کو اپنی عزت و آبرو کی شکل میں اپنے گھر میں دیکھنا تھا۔ بتا سکتی ہو اس وقت میری عزت و آبرو کہاں ہے؟ جمال احمد نے سخت لہجے میں کہا، اور شہریار کے چہرے پر خجالت کے آثار نظر آنے لگے۔ ڈیڈی ہو سکتا ہے اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو۔ جن لڑکیوں کو گھر سے باہر حادثے پیش آتی ہیں اس کے بعد تمہارا خیال کیا ہے؟ کیا وہ شریف گھرانوں کی بہو بننے کے لائق رہ جاتی ہیں؟ آپ بالکل غیر اخلاقی باتیں کر رہے ہیں ڈیڈی، اور تم انتہائی احمقانہ باتیں کر رہے ہو۔ جو باتیں میرے علم میں ہیں وہ مجھے بہت دور تک لے جا رہی ہیں۔ فرض کرو اسے کوئی حادثہ پیش آیا ہے، تو اگر ایک نوجوان لڑکی کو کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ خدا کے لیے خاموش ہو جائیے ڈیڈی، میں خود بھی بے حد پریشان ہوں۔ ہم بھی تمہاری اس بے وقوفی کی وجہ سے بہت پریشان ہیں شہریار۔ تمہیں اس بارے میں سوچنا ہوگا، اور اس کے بعد سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کرنا ہوگا۔ دیکھیے ڈیڈی پلیز، ممی آپ انہیں سمجھائیے۔ اس وقت آنٹی پر کیا گزر رہی ہوگی، چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں اس کے، تو میاں سب کو پالو گے کیا؟ جمال احمد نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور شہریار کمرے سے باہر نکل گیا۔ لیکن اس کی پریشانی عروج پر پہنچی ہوئی تھی۔ فاخرہ بیگم سارا دن اور ساری رات دروازے پر نگاہیں جمائے بیٹھی رہی تھیں، اور نہ جانے کیسے کیسے وسوسے میں مبتلا رہی تھیں۔ جمال احمد اور ان کی بیگم اپنے کمرے میں گھسے رہے۔ شہریار ایک الگ گوشے میں رہا، اور وہ بھی تقریباً ساری رات جاگتا ہی رہا، لیکن فاخرہ بیگم کی کیفیت سے وہ بہت افسردہ تھا۔ پھر دوسرے دن جمال احمد صاحب نے واپسی کا پروگرام بنا لیا، اور وہ شہریار کو لے کر چلے گئے۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا۔ ڈاکٹر معروف کو غائب ہوئے کافی دن ہو گئے تھے، لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اس سلسلے میں افواہیں بھی پھیل رہی تھیں، اور افواہوں کو کون روک سکتا ہے؟ پھر ایک رات فاخرہ بیگم اداس بیٹھی ہوئی تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، اور ان کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ دستک کچھ جانی پہچانی سی تھی۔ فاخرہ بیگم جلدی سے اٹھ کر دروازے کی جانب دوڑی۔
और उन्होंने दरवाजा खोला तो उनकी तवक्को के मुताबिक डॉक्टर मारूख एक स्याह शॉल में लिपटी हुई खड़ी थी। दरवाजा खुलते ही वो अंदर दाखिल हुई और अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। फाखरा बेगम का पूरा बदन कांप रहा था। उन्होंने एक चीख मारी और मारूख से लिपट गईं। तब उन्हें एहसास हुआ कि डॉक्टर मारूख की उस काली ओढ़नी के पीछे कोई और भी है। वो एकदम पीछे हट गईं। ओढ़नी का एक हिस्सा खुला तो डॉक्टर मारूख के सीने से लिपटा हुआ एक नन्हा सा बच्चा उन्हें नजर आया। मारूख, ये कुछ नहीं अम्मा, मुझे जरा संभल तो जाने दो, मगर ये चलो अंदर चलो या यहीं पर खड़ी रहोगी, मारूख ने कहा और बच्चे को सीने से लगाए आगे बढ़ गई। फिर वो दालान में बिछी चारपाई पर बैठ गई। फाखरा बेगम खामोश खड़ी हुई थी। जब मारूख इत्मीनान से बैठ गई तो वो बोली, ये सब कुछ क्या है? अम्मा, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम्हें मुझ पर कोई शक है। अब भी शक का कोई पहलू रह गया है। फाखरा बेगम की टूटी हुई आवाज उभरी। क्या कहना चाहती हो अम्मा? डॉक्टर मारूख ने कहा। मैं क्या कहूंगी मारूख, जो कुछ कहना था दुनिया कह चुकी है और अब दुनिया की तमाम बातों की तस्दीक हो जाएगी। आपका दिमाग खराब हो गया है अम्मा, आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। मारूख, कैसे हुआ ये सब कुछ? क्या दूसरे लोग सच कहते थे? क्या कहते थे? मारूख ने खूनी निगाहों से माँ को देखा। उसी वक्त बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी और डॉक्टर मारूख उसे बहलाने लगी। फाखरा बेगम ने रोना शुरू कर दिया। उन्हें यकीन होता जा रहा था कि ये बच्चा मारूख का ही है। लोग सच कह रहे थे, वो बदकिरदार है। उधर डॉक्टर मारूख हैरान थी कि इतने अरसे की जुदाई के बाद माँ का जो रवैया होना चाहिए था वो नहीं है। वो जिन मुश्किलात से गुजरी थी उसके बारे में उसका दिल ही जानता था। माँ ने उसे उसकी दास्तान पूछने के बजाय उस पर इल्जामात लगाने शुरू कर दिए। इस बात ने उसके दिल को शदीद धचका पहुंचाया और अब वो ये सोच रही थी कि माँ को भी कुछ बताने के काबिल नहीं। बहरहाल ये उसका ठिकाना था। वो अपनी बिपता किसी को नहीं सुनाना चाहती थी। जो गुजरी है उससे खुद ही निमटना होगा, जैसे भी हो सके। माँ की हालत खराब हो गई। ऐसे इलाकों में पास पड़ोस के लोग एक दूसरे के घरों से कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी रखते हैं। और फिर ये बात तो तमाम लोगों को ही मालूम थी कि डॉक्टर मारूख पुरस्कार तौर पर गायब हो गई है और ये घराना बेआसरा हो गया है। दूसरी सुबह डॉक्टर मारूख के छोटे भाई ने बहन को देखा तो खुशी से उससे लिपट गया। तुम आ गई बाजी? हाँ, मैं आ गई। ये कितना प्यारा बच्चा है। ये किसका है? क्या तुम्हारा है बाजी? क्या ये तुम्हारा बच्चा है बाजी? हाँ, मेरा ही समझ लो, उसने टूटे हुए लहजे में कहा और बच्चा खुशी से उछलने लगा। बाजी अपने बच्चे के साथ आई है। बाजी अपने बच्चे के साथ आई है। बच्चे की जुबान और घर के दरवाजे। साथ वाली पड़ोसन ने दरवाजे से अंदर दाखिल होकर कहा, ए फाखरा बेगम, क्या सुन रही हूं मैं? फिर फाखरा बेगम के अफसरदा चेहरे को देखकर वो खातून फिर बोली, बीबी बेटियों की कमाई कोई शरीफ आदमी तो नहीं खाता, चाहे कितना ही इज्जत का मुकाम दिया जाए उन्हें। लेकिन जब जवान लड़कियां घरों से बाहर रहती हैं तो बस फिर क्या किया जाए, ऐसी ही कहानियां जन्म लेती हैं। क्या वाकई जो कुछ सुना है मैंने सच है? आप अपने घर जाइए। क्या ये सब मुनासिब है? मैं तो खैर चली जाऊंगी बहन, लेकिन मुझे अफसोस है, मैं तुम्हें इसी दिन के लिए समझाया करती थी। भाई आप अपने घर जाइए, फाखरा बेगम ने तलखी से कहा। इसके बाद ये बात मोहल्ले में फैल गई और उड़ते उड़ते ये बात जमाल अहमद साहब तक भी पहुंच गई। जमाल अहमद साहब ने बड़े तंजिया अंदाज में शहरयार को इस सिलसिले में मुबारकबाद दी और कहा, लो मियाँ, बहू बेगम माशाल्लाह साहिब औलाद हो गई हैं, वहां से इतला मिली है। आपको शर्म नहीं आती डैडी ऐसा कहते हुए? बकवास करता है, मुझसे जुबान चलाता है। शर्म मुझे आने चाहिए कि तुझे? बेगैरत इंसान, जिस लड़की से तू मंगनी किए बैठा है अब वो बच्चे की माँ बन गई है। क्या वो आपके पास बच्चे को लेकर आई थी? वो तो नहीं आई थी, लेकिन तो खुद वहां जाकर अपनी अंधी आंखों से देख सकता है। शहरयार शदीद गुस्से के आलम में डॉक्टर मारूख के घर पहुंचा। उसे कुरीद तो लगी हुई थी। वो वहां पहुंचा तो उसे सबसे पहले फाखरा बेगम ही नजर आई और फाखरा बेगम का चेहरा देखते ही उसे इस बात की सदाकत का यकीन आ गया। वो समझ गया था कि जमाल अहमद के कानों तक पहुंची हुई बात गलत है। डॉक्टर मारूख ने शहरयार को देखा तो सिसकती हुई सामने आ गई। शहरयार, तुम क्या कहते हो? बच्चा कहाँ है? शहरयार ने सर्द लहजे में कहा, अंदर सो रहा है। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? मारूख, अगर ऐसी कोई बात थी तो मुझे बता देती। कहना क्या चाहते हो? ऐसा अचानक तो नहीं होता। वो मेरा बच्चा नहीं है शहरयार, हमाकत की बातें मत करो। तो फिर किसका बच्चा है? यूं समझ लो बिन माँ का बच्चा है, कोई माँ नहीं है उसकी। मारूख, तुम्हारे चेहरे से तुम्हारे झूठ का भरम खुल रहा है। आखिर कौन है उसकी माँ, कौन है उसका बाप? क्या डॉक्टर फराज को इसका इल्म है? डॉक्टर फराज? हाँ, तुम्हारे बॉस, उस अस्पताल के मालिक जहां तुम काम करती हो। नहीं शहरयार, किसी को इल्म नहीं इसके बारे में। अभी मैं इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। मारूख, एक झूठ छुपाने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। ऐसे झूठ छुपाए ही जाते हैं। अगर तुम इस हद तक कहीं निकल गई थी तो कम से कम अपने गुनाह की इस निशानी को खत्म करने के बाद ही यहाँ आई होती। तुम भी वही बातें कर रही हो जो सब लोग कर रही हैं। मेरी बातें करने या ना करने से कुछ नहीं होता। तुम दुनिया को लाख बताती फिरो, लेकिन दुनिया जो कुछ समझेगी या जो कुछ कह रही है उसे कैसे झुठला सकोगी?
खुदा के लिए बात तो सुन लो मेरी, मुझे बात कर लेने दो। बिल्कुल बेकार है, वैसे तुमने बहुत बड़ा सदमा पहुंचाया है मुझे। मैं क्या सुनूं और क्या कहूं? मेरे वालिदैन तो पहले ही इस शादी से बरगश्ता थे। ना जाने कैसे कैसे मैंने उन्हें तुम्हारे बाकिरदार होने का यकीन दिलाया। वो सब कुछ भुलाने पर तैयार हो गई। लेकिन इसके बाद मारूख, क्या इसके बाद भी कोई गुंजाइश है? इसका फैसला तुम्हें करना है। मुझे अंधा, गूंगा और बहरा मत समझो। इंसान हूँ, मर्द हूँ और मर्द का औरत पर एक ही मान होता है। अगर वो मान टूट जाए तो और फिर तुम जो कुछ कहो, दुनिया जो कुछ कहेगी वो अलग ही होगा। मुझे दुनिया की फिक्र नहीं, तुम अपनी बात करो। मैं भी इसी दुनिया का एक हिस्सा हूँ मारूख। ओके, अगर ऐसी बात है तो ठीक है। शहरयार, मैं तुम्हें दूसरों से मुख्तलिफ समझती थी, मगर तुम बुज़दिल इंसान हो, हकीकतों से निगाहें चुराने वाले। मैं जिन हालात का शिकार हुई हूँ उनमें सच जानो। अपने घर के बाद मेरी निगाहें तुम्हारी जानिब उठ रही थीं। मैं समझती थी कि तुम मुझे सहारा दोगे, लेकिन एक शख्स जो दुनिया की बातों पर तवज्जो दे, उस पर यकीन करे और अपनी माजूरी का इजहार कर दे, कभी बेहतर मुहाफिज साबित नहीं हो सकता। लिहाजा तुम यहाँ से दफा हो जाओ। मैं बेगुनाह हूं और तुम बुज़दिल। तुम और तुम जैसे बहुत से दूसरे लोग हकीकतों को जाने बगैर सिर्फ वो करते हैं जो उनके अपने जहन में आए। तुम जा सकती हो। शहरयार मारूख की ये कैफियत देखकर मुतासिर हुआ। चंद लम्हात वो उसे देखता रहा, फिर बोला, मुझे बताओ, आखिर कोई तो होगा इस बच्चे का बाप, कोई तो होगी इसकी माँ, लेकिन तुम माँ की तरह इसे सीने से लगाए हुए हो। डॉक्टर मारूख, मैंने बहुत सी डॉक्टर लड़कियां देखी हैं। एक अजीब सा अज़्म होता है उनके चेहरे पर, एक अनोखा गुरूर, लेकिन मुआफ करना, तुम्हारे चेहरे पर एक जुनम नजर आ रहा है। फिर भी मुझे पूरी बात बताओ। जाओ शहरयार, अब यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं अपने घर आई थी ये सोचकर कि ये मेरी पनाहगाह है, लेकिन पनाहगाह नहीं है। मैं ये घर भी छोड़ रही हूँ, जल्द ही यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन मुझे अभी नहीं बताना। हाँ, जाओ, और इस बात को जहन में रखना कि आखिरकार एक दिन असल हकीकत दुनिया के सामने आएगी, तुम्हारे सामने भी। मारूख, हम वक्त के हाथ नहीं पकड़ सकते, दुनिया की जुबान नहीं पकड़ सकते। मैं कोशिश करूंगा कि वक्त का इंतजार करूं, देखूंगा हालात कौन सा रुख इख्तियार करते हैं। मैं चलता हूं। शहरयार वहां से निकल गया। डॉक्टर मारूख उसे देखती रही, फिर उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो गई। उसने बच्चे को सीने से लगाया और किसी से कुछ कहे सुने बगैर खामोशी से घर से बाहर निकल गई। उसका रुख किस जानिब था यह अंदाजा नहीं हो सका, लेकिन ख्याल की आंखों ने जमीन हिलती हुई देखी और यूं लगा जैसे जमीन ने अपना रुख बदल लिया हो। वो जो नजर आ रहा था वो माजी का किस्सा पारीना, और जमीन जिस अंदाज में अपना रुख तब्दील कर रही थी उसमें नया माहौल नजर आ रहा था। ये गर्दिशें जहन को लर्जाती रहीं और एक बार फिर सफेद महल का दरवाजा निगाहों के सामने आ गया। हाँ, ये वही सफेद महल था, लेकिन माजी में जो कुछ नजर आया था उसका हाल इससे मुख्तलिफ था। ज्यादा वीरान, ज्यादा खराब। उससे कुछ फासले पर जो एक छोटी सी जगह बनी हुई थी, वहां उस वक्त अजीब तमाशा हो रहा था। उस जगह के चारों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियां उगी हुई थी। एक झोंपड़ी नुमा अहाता बना हुआ था और उस अहाते के दरमियान एक इंसानी जिस्म चारपाई पर पड़ा हुआ था, जिसके ऊपर सफेद चादर पड़ी हुई थी और उस चादर के नीचे कोई गहरी नींद सो रहा था। ना जाने कौन, लेकिन उससे थोड़े फासले पर नोमान बाबा हाथ में एक मोटा सा डंडा संभाले मुतफिक्कर बैठा हुआ था।